everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. My dear class 10 students, hope you all are ready for this most important session. अब most important क्यों है? क्योंकि इसमें हम बात करेंगे हमारी क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट की जो पोम है अ टाइगर इन दी जू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की. Already we have completed this poem in terms of explanation, summary, solutions and MCQs. Now it's high time कि हम exam focus बातें करें. तो इस पूरे वीडियो में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं या फिर सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में आते हैं या जो हमें लगता है कि इस साल पूछे जा सकते हैं, तो वही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसी पैटर्न के साथ मैंने पुट किए हैं. तो बड़ा ही धमाकेदार सेशन होने वाला है. बस अपनी नोटबुक्स तैयार रखें क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हाउ ऑल यू आर फीलिंग, यानी कैसा फील कर रहे हो आप आज, कैसा मौसम है, कैसा लग रहा है आपको. ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. एंड बिगिनिंग विद फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको पता है आपका जो लास्ट सेक्शन आता है लिटरेचर सेक्शन, इट इज ऑल बेस्ड ऑन जो किताबों में आपने पाठ और कविताएं पढ़ी हैं. अब लिटरेचर सेक्शन जब आप शुरू होता है ना, तो यूजुअली आपके ही पैटर्न के हिसाब से बता रही हूँ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आइदर उनकी हेडिंग एक्सट्रैक्ट बेस्ड होती है या फिर आपको कुछ इस शब्द से वो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. क्या है? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. अब इसका मतलब क्या होता है, आपने जो भी पोएम या चैप्टर पढ़ा है ना, इसमें ये क्या करते हैं, आपको उसी पोएम या चैप्टर का एक पैराग्राफ, देखो भाई चैप्टर हुआ तो उसका पैराग्राफ, और अगर कविता हुई तो उसका स्टैंजा उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, पूरा का पूरा लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी ये पोएम थी, देखो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा स्टैंजा उठा के डाल दिया. आपको कहेंगे स्टैंजा को पढ़िए एंड देन इसी पे बेस कुछ 4-5 सवाल ये आपसे पूछेंगे, उन्हें आपको आंसर देना है. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट, आपको क्लियरली बोलते हैं भाई चीटिंग कर लो, हम तुमको पूरा पैराग्राफ दे रहे हैं, पूरी कहानी तुमको याद आ जाएगी और इस पे हम कुछ सवाल पूछेंगे, बस उसका सही जवाब दो और मार्क्स ले जाओ. अच्छा, सवाल का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, उसमें आपने घबराना नहीं है. पैटर्न इन द सेंस वो सवाल एमसीक्यू के फॉर्म में हो सकते हैं और दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, है ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. शॉर्ट आंसर के फॉर्म में हो सकते हैं, एनालॉगी के फॉर्म में हो सकते हैं, वर्ड मीनिंग्स पूछ सकते हैं, एनीथिंग, है ना, कोई भी पैटर्न चेंज हो सकता है, पर इसी पर्टिकुलर जो है ना चैप्टर के पैराग्राफ या स्टैंजा पे बेस्ड हो सकता है. ठीक है, क्लियर है, आंसर दे पाएंगे. चलिए, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को मैं कहती हूँ, है ना, ये मैं हमेशा बताती हूँ, दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग वंस. ठीक है, इसमें गलती करने की चांसेस मत रखना यार, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से हम आराम से मार्क्स ले सकते हैं. मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ा है मेरे साथ साथ पूरे चैप्टर को, आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सी पोएम है और इस पे आप आंसर दे पाओगे. So let's read the following extract carefully and answer the questions that follow. Number 1. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on paths of velvet quiet in his quiet rage. So now this is I think the first stanza of the poem. Poem का पहला stanza है. एक बार फिर से फटाफट रिकॉल कर लेते हैं. He stalks in his vivid stripes. यहाँ पे he कौन है? वैसे तो हम ही इंसानों के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कवि ने जो है टाइगर के लिए ही का यूज किया है, उसे पर्सोनिफाई करने के लिए. कि टाइगर जो है स्टॉक, स्टॉक का मतलब है आगे पीछे चल रहा है. इन हिज विविड स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब पता है ना, कैट और टाइगर्स की बॉडी पे जो लाइंस बनी रहती हैं उन्हें स्ट्राइप्स कहते हैं. तो विविड स्ट्राइप्स यानी बहुत ही गहरे रंग की उसकी स्ट्राइप्स में. आपने कभी देखा हो टाइगर को सामने से या टीवी में, तो आपको दिखेगा ना उसके स्ट्राइप्स कितनी एकदम गहरा, तो उनमें चल रहा है. कहाँ चल रहा है? फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. केज का मतलब आपको पता होता है पिंजरा होता है. फ्यू स्टेप्स क्यों कहा? यहाँ पे स्टेप का मतलब होता है कदम. अब जाहिर सी बात है, एक छोटा सा केज है तो कुछ ही कदम वो चल पाएगा वहां पे. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स का यहाँ पे मतलब क्या है? जो टाइगर के नीचे पंजे होते हैं ना, जैसे कैट और टाइगर के, तो वो कैसे होते हैं? वेलवेट की तरह, बिल्कुल ही मखमली या सॉफ्ट होते हैं. अब कभी आपने कैट के छुए होंगे, राइट, बहुत सॉफ्ट होते हैं. वेलवेट क्वाइट. क्वाइट का मतलब है क्योंकि अब ये केज में है, ये बहुत हेल्पलेस है, और जब ये चल रहा है तब भी देखो कोई भी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि इनके पैड्स बहुत ही सॉफ्ट हैं. एंड इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी. क्वाइट का मतलब होता है शांत, और उसी तरफ रेज का मतलब होता है उल्टा. उल्टा यानी गुस्सा, है ना. क्वाइट का उल्टा क्या होगा? शांत का उल्टा क्या होगा? गुस्सा रहना. तो मतलब उस टाइगर के अंदर गुस्सा तो बहुत है भाई, कि मेरे को अंदर डाल रखा है लेकिन बेचारा कर भी नहीं सकता कुछ.
तो वो क्या कर रहा है, वो बस गुस्से में, जैसे ऐसे नहीं अभी मैं करके दिखाऊं एक्टिंग तो मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं बहुत शांत हूं, तो मैं ऐसे तुमको ना आंखों से घूरते हुए और मैं चलूंगी गुस्से में, है ना, करता है ना ऐसा, बहुत बार मम्मी भी करती है। तो वैसे ही टाइगर कर रहा है भाई, शांत है, अंदर बहुत गुस्सा है लेकिन सामने से वो शांत है। ठीक है, पूरी बात याद आ गई स्टैंजा से। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ इस पे सवाल के जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड वन मोर थिंग, ऐसा मत करना कि पलक मैम आंसर दे तब तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि सब पढ़ चुके हो ना मेरे साथ, तो कोशिश करो आप अपनी नोटबुक में से खुद सॉल्व करते जाओ। क्लियर है? चलो, कंप्लीट द सेंटेंस। At present, the tiger is at or in the dash. A. Zoo. B. Forest. C. Near a village. और D. National Park. At present का मतलब क्या है भाई, तुमने जो अभी स्टैंजा पढ़ा है इसके अनुसार टाइगर अभी कौन सी जगह पे है? क्या वो जू में है, क्या वो जंगल में है, क्या वो किसी नेशनल पार्क में है, या फिर क्या वो एक विलेज के पास है? सो क्लियरली आपको देख के समझ आ रहा है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। केज का मतलब पता है, पिंजरा। और भाई पिंजरा कहाँ प्रेजेंट होता है? चिड़ियाघर में होता है ना, जू में। जू में आप गए हो, एनिमल पिंजरे में होते हैं। तो बेसिकली इन दिस स्टैंजा द टाइगर इज इन जू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? इजी इजी से सवाल है, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, अब ये क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हो ना, यहाँ पे तुमको कोई एमसीक्यू नहीं दिया, यहाँ शॉर्ट आंसर सवाल पूछा है, कुछ चंद लाइनों में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन इज व्हाट डज विविड स्ट्राइप्स रेफर टू? यहाँ पे शुरू में ही दिया है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। तो यहाँ विविड स्ट्राइप का मतलब क्या है? द विविड स्ट्राइप्स रेफर्स टू द येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन द टाइगर्स बॉडी, यानी टाइगर के शरीर पे जो लाइनें आपने देखा होगा, टाइगर की बॉडी ऐसे देखी होगी ना, तो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के कितने स्ट्राइप्स बने रहते हैं, येलोइश और ब्लैकिश कलर के, मतलब बॉडी उसकी होती है एंड देन ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के स्ट्राइप्स बने रहते हैं, है कि नहीं? तो इसे हम क्या कहते हैं? विविड स्ट्राइप। विविड का मतलब क्या हुआ? विविड यानी गहरे रंग के, तो येलो और ब्लैक रंग हमने बता दिया है। ओके, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द टाइगर इन क्वाइट रेज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइगर जो है क्वाइट रेज यानी वो गुस्से में ऐसे क्यों चल रहा है, क्यों वो उसने गुस्सा अपना जो है ना दबा के रखा है? सो ऑब्वियस सी बात है, उसको पिंजरे में डाल दिया गया है, उसकी आजादी छीन ली गई है, इसलिए वो ऐसा है। सो द टाइगर इज इन क्वाइट रेज बिकॉज हिज फ्रीडम हैज बीन curtailed या टेकन अवे। मैं हमेशा आंसर में कोशिश करती हूँ, कभी कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आता है तो मैंने दोनों ऑप्शन रखती हूँ। वो स्टूडेंट जिन्हें डिफिकल्ट वर्ड याद हो जाए ठीक है, और वो जिनको नहीं याद आता है तो भाई तुम दूसरी चीज भी लिख सकते हो, मैम गलत नहीं करेंगी। मेरा हमेशा कहने का मकसद है 10th क्लास में हो तो थोड़े वर्ड्स और अच्छे लिखा करो, और ऐसा है याद नहीं आ रहे हैं तो खाली मत छोड़ के आना, है ना। यू नो द आंसर सो यू राइट द सिंपल वर्ड्स आल्सो, यू विल गेट मार्क्स। क्या है? टाइगर इज इन क्वाइट रेज बिकॉज हिज फ्रीडम, क्योंकि उसकी आजादी क्या कर दी गई है? कर्टेल्ड। कर्टेल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी से छीन लेना या किसी से ले लेना, है ना। कर्टेल यानी ले दी गई है, छीन दी गई है। सो बिकॉज हिज फ्रीडम हैज बीन कर्टेल्ड, या फिर कर्टेल याद नहीं आए तो क्या लिख सकते हो? टेकन अवे। टेकन अवे यानी छीन ली गई है, किसी से कुछ चीज ले लेना। ओके, तभी टाइगर था क्वाइट रेज में। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, the poet mentions that the tiger walks ads and in anger. Why is he angry? तो कवि यहाँ पे मेंशन करते हैं जो टाइगर है, जो बाघ है, वो थोड़ा पैड यानी उसके जो मखमली पैर हैं, पंजे, उनको रखते रखते और कैसे चल रहा है? वो गुस्से में। तो यहाँ सवाल है why is he angry? भाई उसे गुस्सा क्यों आया है? तो भाई बड़ा ही फालतू सा क्वेश्चन है ये, बोलो क्यों नहीं गुस्सा होगा यार? वो बेचारा टाइगर, नाम भी टाइगर बोलते ही क्या आता है दिमाग में? क्या है, इतना यूज है, पावरफुल है, कितनी स्ट्रेंथ है उसमें, और किस काम की वो स्ट्रेंथ? उसको डाल दिया है आपने पिंजरे के अंदर, तो वो बेचारा गुस्से में है। कभी होता है ना आपके पास कोई टैलेंट है लेकिन आप उसको शो ही नहीं कर पाते हो, है ना, आपका टैलेंट ही दबा रह जाता है, तो अंदर से गुस्सा आता है ना कि मुझ में इस चीज का इतना टैलेंट है लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा, मकसद ही नहीं मिल रहा मुझे, मैं कैसे उसको निकालूं बाहर। सेम है टाइगर के साथ, वो इतना पावरफुल है, इतनी ताकत है, लेकिन वो ताकत कहाँ बंद हो चुकी है? पिंजरे के पीछे, राइट। सो द टाइगर इज इम्प्रिजन्ड इन अ केज। इम्प्रिजन्ड का मतलब क्या होता है? The tiger imprisoned in a cage, he cannot move around freely, वो आजादी से इधर उधर नहीं घूम सकता, बस उस जेल की वो चार दीवारी में घूम रहा है। Even his strength is useless, मतलब क्या फायदा इतनी ताकत होने का, वो भी जो है यूजलेस यानी बेकार हो गई है उसकी स्ट्रेंथ भी। His situation makes him angry, but he remains quiet
एंड वॉक सॉफ्टली बिकॉज ही इज हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। तो उसकी इस सिचुएशन से उस बेचारे को गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन क्या करेगा, गुस्सा करके कुछ कर तो पाएगा नहीं, उसको वो पिंजरा भी नहीं टूट पाएगा। तो तभी वो जो है ना एंग्री तो है, लेकिन फिर भी अभी उसने जो है ना अपना गुस्सा अंदर दबा के रखा है और दबे पैर इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि वो हेल्पलेस है। हेल्पलेस यानी वो लाचार है, इस स्थिति में वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही रीजन है कि टाइगर एंग्री क्यों था। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टैंजा। मुझे उम्मीद है थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो नेक्स्ट स्टैंजा सेज, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. अब यहाँ पे इस स्टैंजा को समझते हैं। आगे जो है यहाँ पे कवि हमें कहाँ ले जाते हैं, आपको पता है ना, जू में था टाइगर एक्चुअल में, लेकिन कवि कहते हैं कि अगर टाइगर अभी जू में नहीं होता तो कहाँ होता। तो वो हमें एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले गए हैं जो कि है जंगल में। कहते यहाँ नहीं होता, वो अपनी आजादी में होता, अपने जंगल में होता। अपने जंगल में वो क्या कर रहा होता, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है हाइड करना या छिपना। ठीक है, तो लर्किंग इन शैडो का मतलब हुआ किसकी शैडो में, किसकी परछाई में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। यू ऑल नो, आपने जंगलों में देखा होगा, है ना। जंगल में जाने से डरते क्यों है भाई, क्योंकि वहां पे ना इतनी लॉन्ग लॉन्ग ग्रास होती है। अब उस लॉन्ग ग्रास का फायदा क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी बड़ी चीज होगी उसके पीछे एक परछाई बनती है ना, और आप दिखोगे नहीं वहां से। तो होता क्या है, इस लॉन्ग ग्रास के पीछे जो है ना टाइगर, लायन वगैरह ये सब क्या होता है ना, ये पीछे छुप जाते हैं। ठीक है, बट टाइगर नहीं लग रहा है, बिल्ली लग रही है, पर समझ जाओ कि उसके पीछे वो छुप जाते हैं। तो जब वो पीछे छुप जाते हैं ना, और जब उनको शिकार करना होता है, तो शिकार करने के लिए बहुत स्मार्ट होते हैं ये टाइगर। ये कहाँ जाते हैं, वाटर होल। वाटर होल क्या जगह होती है, जैसे ये नॉर्मल लैंड है मान लो, है ना, यहाँ पे एक छोटा सा शैलो सा जैसे नहीं होल होता है, ऐसी थोड़ी सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी भरा रहता है। तो अब भाई जितने भी जानवर है वाटर बॉटल तो कैरी नहीं करेंगे, क्या करेंगे जानवर, इन वाटर होल के पास जाएंगे और पानी पिएंगे। तो अब इसका शिकार कौन है, शिकार डियर, और ऐसा वैसा डियर नहीं, प्लम्प डियर। प्लम्प का मतलब होता है मस्त, गर्ल, मटोल, खाता पीता हुआ, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लम्प, गोल मटोल यानी फैट, मस्त खाता पीता डियर उसको दिख जाता है वहां पे, तो वाटर होल के पास। अब यहाँ पे जो घास प्रेजेंट रहती है, यहाँ टाइगर छुपा हुआ है, किसके शैडो के पीछे, लॉन्ग ग्रास के, और धीरे धीरे स्लाइड। अच्छा, स्लाइड का मतलब क्या है, ऐसे ठोक ठोक करके आएगा तो पता चल जाएगा डियर को, तो कैसे होता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है यूं धीरे धीरे आना, ताकि डियर जो है ना पकड़ नहीं पाए, उसकी आवाज नहीं आ पाए उसे, है ना, कि टाइगर आ रहा है। सो अगर वो जंगल में होता तो क्या होता, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass। ठीक है, बात समझ आई, याद आ गई कहानी। चलो क्वेश्चन 1 का उत्तर दें मुझे जरा, एमसीक्यू है ये एक। According to the extract, the poet wishes for the tiger to be sliding through the foliage as this would dash। तो सवाल क्या है, इस एक्सट्रैक्ट यानी इस पर्टिकुलर स्टैंजा के अनुसार जो कवि है वो ये विश कर रहे हैं कि स्लाइड जो टाइगर है वो क्या कर रहा होगा, स्लाइडिंग थ्रू दी फॉलिएज। फॉलिएज का मतलब होता है ग्रास को कहते हैं फॉलिएज, है ना, लंबी लंबी ग्रास के पास वो क्यों स्लाइड कर रहा था। बेसिकली सवाल ये है, अभी मैंने आपको बताया स्लाइडिंग क्यों कर रहा था, व्हाट वाज द रीजन, ऐसे ऐसे स्लाइड क्यों कर रहा था। इज इट ए, assist in keeping the prey unsuspecting of the predator's sound, b, aid in camouflaging the presence of the predator before it rushes in, c, help the predator pounce on the prey comfortably without getting tired, or d, support the predator's vision as it eyes its prey। तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं और ऐसा डाल देते हैं ये, लेकिन आपको अब एग्जैक्ट बात का मीनिंग समझना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने समझाया था कि टाइगर स्लाइड क्यों करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपने से क्या टाइगर का कलर भी ऐसा होता है क्या, घास जैसा होता है, ग्रीनिश? नहीं मैम, कैमोफ्लैज काम तो किसका होता है, हमें पता है भाई, है ना, कैमेलियन के काम होते हैं कैमोफ्लैज करना और दूसरे एनिमल्स के। अब यहाँ पे स्लाइड क्यों करता है टाइगर। अब बेसिकली साउंड सबसे बड़े, मैं आपको एक चीज बताऊं, एनिमल्स होता है ना, एनिमल्स के जो है ना ईयर्स बहुत ही ज्यादा तेज होता है मैक्सिमम, तो ये ना बहुत दूर से समझ जाते हैं, हल्की हल्की सी भी किसी की आवाज आ रही है। आप भी कभी देखोगे ना, आपके घर के पास गिलहरी हो कुछ, अब हल्की सी आवाज करोगे ना उनको सुनाई देता है, वो भग जाती है एकदम से। सो यहाँ पे क्या है ना, स्लाइडिंग का अर्थ ये है कि टाइगर जब धीरे धीरे ग्लास से स्लाइड करेगा ना, तो उसका जो प्रे है, प्रे कौन है, PREY, प्रे का मतलब कौन होता है, शिकार। ठीक है, टाइगर का जो शिकार है, कौन है टाइगर का शिकार, डियर। तो अब अगर वो धीरे धीरे स्लाइड करेगा
तो डियर अनसस्पेक्ट, अनसस्पेक्ट यानी डियर को पता ही नहीं चलेगा, अरे क्योंकि पता चल जाएगा तो वो भग जाएगा ना, टाइगर कैसे खाएगा फिर। तो इसीलिए स्लाइडिंग का यहाँ मतलब क्या है, धीरे धीरे वो स्लाइड हो रहा है ताकि डियर को उसकी कोई भी आवाज नहीं आए, उसे बिल्कुल शक नहीं हो कि कोई उसके पास आ रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे परफेक्ट क्या बैठता है, ऑप्शन ए, असिस्ट इन कीपिंग द प्रे अनसस्पेक्टिंग। अनसस्पेक्टिंग यानी कोई बोलते हैं ना कानो कान खबर नहीं हो, अनसस्पेक्टिंग यानी कानो कान खबर नहीं हो कि प्रेडेटर आ रहा है। प्रेडेटर कौन है, जो शिकार करता है। प्रे कौन है, जो शिकार होता है। प्रेडेटर कौन है, जो शिकार करता है ना, जो शिकारी कहते हैं जिसे। तो उसका कोई साउंड नहीं आए, ये परफेक्ट आंसर है। फिर भी मैंने हमेशा कहा है भगना नहीं है, पहला ऑप्शन देख के सारे ऑप्शंस एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। पहला तो हमें सही लग रहा है, दूसरा देखो, एड इन कैमोफ्लेजिंग द प्रेजेंस ऑफ द प्रेडेटर बिफोर इट रशेस इन। एड इन कैमोफ्लेजिंग यानी क्या, कैमोफ्लेजिंग बेसिकली होता है, जैसे कैमिलियन को देखा है ना, अपने अपना कलर बदल देता है, रंग बदलू है कि नहीं, जैसे लोग भी होते हैं वैसे कैमिलियन होता है, तो रंग बदलू, तो रंग बदलने का कोई काम नहीं है टाइगर का, ठीक है। टाइगर रंग कैसे बदलेगा, बोला मैम घास का कलर टाइगर का कलर कहाँ से सेम है, नहीं, तो ये बात तो नहीं है। सी, हेल्प द प्रेडेटर पाउंस ऑन द प्रे कंफर्टेबली विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो घास के पीछे छुपे होने से थकान नहीं होगी, तो बहुत ही स्टूपिड बात है। और ऑप्शन डी, सपोर्ट द प्रेडेटर्स विजन एज इट्स आईज इट्स प्रे। तो लंबी घास विजन सपोर्ट करने में मदद करती है, ये भी कोई रीजन नहीं है। सो परफेक्ट रीजन बोलते हैं ना जो मोस्ट करेक्ट इज ऑप्शन ए, असिस्ट इन कीपिंग द प्रे अनसस्पेक्टिंग ऑफ द प्रेडेटर्स साउंड। और गुड, ऐसे एक एक ऑप्शन को आप चेक कर दिया करो। चलो आते हैं अगले सवाल पे, क्यों है, which fact does not connect with significance of the water hole for the tiger। क्वेश्चन ध्यान से समझना, आपको फिर भी देखो ना क्वेश्चन वाले इतने प्यारे हैं, देखो तुमको कैपिटल में भी है डज नॉट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉट को भूल जाते हैं, नॉट वाली बात तो ध्यान में ही नहीं रखते हैं। आप पूछ रहे हैं, आपको 4 बातें दी गई हैं, इसमें से ऐसी कौन सी बात है which does not connect with the significance of water hole फॉर दी टाइगर, यानी ऐसी कौन सी बात है जो वाटर होल का सिग्निफिकेंस नहीं बताती है टाइगर के लिए। पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, मेनी टाइगर्स चेज प्रे इनटू द वाटर एंड होल्ड्स द विक्टिम्स हेड अंडर द वाटर अंटिल इट ड्राउन्स। यानी बहुत सारे टाइगर्स ऐसा करते हैं कि उनका जो प्रे है, उनका जो शिकार है, पानी में क्यों करते हैं, क्योंकि पानी में उनका जैसे नहीं मूवीज में आता है ऐसे सर पकड़ के ऐसे पानी में रख देता है ताकि वो ड्राउन हो जाए और मर जाए, ये होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ऑप्शन बी, प्रे फीड इन द वाटर ऑन वाटर लिलीज एंड ऑफर वॉन्डर इनटू द मिडिल ऑफ द वाटर होल वेयर दे आर वल्नरेबल एंड इजी फॉर द टाइगर टू किल। यानी प्रे जो होते हैं, शिकार जो होता है, वो वाटर में फीड करते हैं, वाटर लिलीज में, है ना, क्योंकि वहां पे यूजुअली प्रेज, हिरण वगैरह हर्बीवोर्स होते हैं, राइट। तो ये लोग वाटर लिलीज जो भी वाटर प्लांट्स होते हैं उसमें फीड करते हैं। एंड वेयर दे आर वल्नरेबल, और ये इजी रहता है टारगेट किसके लिए, शेरों के लिए, है ना, शेर के लिए टारगेट इजी रहता है कि वहां पे जाके मैं उनको खा सकता हूँ, राइट। सी, प्रे दैट हैज क्वेंच्ड हिज थर्स्ट इंश्योर्स कंजम्पशन ऑफ हाइड्रेटेड मीट फॉर द टाइगर। अब एक ऐसा प्रे, आपको लगता है एक ऐसा शिकार, क्वेंच्ड हिज थर्स्ट यानी उसने अपनी प्यास बुझा ली, तो टाइगर को लगेगा कि अब ये मेरे लिए बढ़िया है, खाता पीता है ये, तो मैं इसको बढ़िया से खा जाऊंगा, है ना। तब तक वो वेट करता है कि ये पानी पी ले, इसका पानी पीना हो जाए, आखिरी ख्वाहिश, फिर मैं इसे खाऊंगा। ऑप्शन डी, चेजिंग द पैनिक्ड प्रे फ्रॉम शैलो टू डीप वाटर द टाइगर ग्रैब्स इट। का मतलब क्या, परेशान हो जाना। ऑफ कोर्स पता है तुम्हें टाइगर खाने आ रहा है, तुम परेशान। जैसे मान लो ये लैंड है, ये शैलो हो गया, शैलो यानी कम डीप, और डीप किसे कहते हैं, ऐसे, है ना। तो ये कम डीप हो गया, ये ज्यादा डीप हो गया, तो बोलते हैं कि पैनिक प्रे जब शैलो से डीप वाटर में जाएगा तो वो तो डूब जाएगा लेकिन टाइगर उसे खा जाएगा। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। तुमसे पूछ रहे हैं विच फैक्ट डज नॉट कनेक्ट विथ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाटर होल फॉर द टाइगर। मतलब सीधी सी बात है, 3 ऑप्शन कनेक्ट करेंगे, एक ऑप्शन कनेक्ट नहीं करेगा। तो अब सिंपल कैसे आंसर दोगे, इसमें हम ये मेथड लगाएंगे जो कि आपको मैंने हमेशा बताया है, फिर से बताती हूँ, कॉम्पिटिटिव्स के हिसाब से भी बहुत बढ़िया मेथड है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप इसको पुट करोगे आप इसमें जो है ना कर सकते हो आगे। एलिमिनेशन यानी क्या, ऐसे ऑप्शन को हटा देना जो तुम्हें पता है भाई ये तो आंसर होगा ही नहीं, राइट। ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं ना ऑब्वियस वाले कि ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, many tigers chase prey into the water and holds the victim's head under water until it drowns। मैनी टाइगर्स वाला समझ गए हम क्या करते हैं, बहुत सारे टाइगर्स देखो ऐसा करते हैं होता क्या है ना, अब आपको सबसे आसान तरीका है उनको हंट करना है, उन्हें मारना है। तो अब मारने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब वो पानी में रहेगा, कॉमन सेंस लगाओ ना,
पानी में रहेगा इन द सेंस पानी पी रहा होगा, और पानी पी रहा होगा यूजुअली होता है ना, आप किसी का हेड अगर आप पानी में डाल देते हो तो ऑफकोर्स वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, हाँ भाई ठीक है वाटर होल में वहीं पे करेंगे तो वो हिरण डेड हो जाएगा। देखो किसी को भी अगर शिकार करना होता है तो सबसे ज्यादा इजी चीज क्या होती है, जो उसका प्रे हो, उसका शिकार हो, वो ज्यादा फटके नहीं ना, इधर उधर नहीं हो, राइट, थोड़ा वो आसान सा तरीका हो कि ज्यादा चांसेस हो कि वो खा पाए, क्योंकि टाइगर का मेन पर्पस क्या है, उसको परेशान नहीं करना है, वो बेचारा अपनी फूड के लिए करता है, राइट, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, वाटर होल के पास होना ये बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, प्रे फीड इन द वाटर ऑन वाटर लिलीज एंड ऑफर वॉन्डर इनटू द मिडिल ऑफ द वाटर होल। होता क्या है ना, ये जो प्रे यानी जैसे हिरण होता है ना, तो यहाँ पे पानी में मैंने आपको क्या बताया, हर्बीवोर्स वगैरह होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं हिरण वगैरह, प्लांट वगैरह खाते हैं। तो पानी में जो वाटर लिलीज होते हैं ना, अब कभी कभार वो सतह पे नहीं दिखते हैं, तो उसके लिए वो हल्का हल्का अंदर जाते हैं, और वही हुआ, हल्का अंदर गए यानी क्या, रणभूमि में घुसा है, अब बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा ना पानी से, बिकॉज पानी स्लिपरी होता है, राइट। तो उसके लिए ये इजी हो जाएगा कि वो वाटर होल के बीच में जाएगा ना, तो ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा, बाहर निकलना मुश्किल है, और टाइगर इजीली जो है उसे खा सकता है। तो ये भी बात ठीक है। अब सी बात सबसे फनी, जब मैं बहुत हंस गई, तुमको समझ ही आ गया मैम ये तो कैसे ही होगा, कि टाइगर जो है ना इंतजार कर रहा है कि आराम से जो है मेरा हिरण पानी पिए, ताकि पानी पी लेगा तब मैं उसे खाऊंगा। तो दैट इज नॉट एनी रीजन कि वो उसका वेट कर रहा है कि वो पानी पी ले, दिस इज नॉट द रीजन। एंड एक बार फिर भी डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, चेजिंग द पैनिक्ड प्रे फ्रॉम शैलो टू डीप वाटर वेयर द टाइगर ग्रैब्स इट। और पैनिक्ड प्रे, देखो ऑलरेडी अगर डियर पैनिक हो जाता है ना, एंड शैलो वाटर यानी हल्के गहरे पानी से ज्यादा गहरे में जाता है, तब टाइगर के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत गहरे पानी से निकलना हिरण के लिए भी मुश्किल होगा। क्लियर है कि नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा फैक्ट कनेक्ट नहीं करता है, ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे अजीब सा फैक्ट यही बताया गया है। क्लियर है? चलिए, तो आपको देखो ऐसे सवाल भी आते हैं, बोलो मैम पोएम में तो ये वाली बात नहीं बताई गई थी। दीज आर कॉल्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड यानी कॉमन सेंस होती है ना, कॉमन सेंस, उसके हिसाब से क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो आओ अगले सवाल पे। दिस इज अगेन एन एमसीक्यू व्हिच सेज पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज लर्किंग करेक्टली टू फिल इन द ब्लैंक। यानी क्या, आपने ये वर्ड देखा है लर्किंग, पीछे ही लर्किंग का मतलब क्या होता है, हाइडिंग, है ना, छिपना। तो सवाल ये है, आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको लर्किंग का मतलब पता है ना, हाइडिंग, तो आपको 4 स्टेटमेंट पढ़ने हैं और उन सभी में लर्किंग को यूज करना है, और बताओ कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें वो करेक्ट फिट नहीं हो रहा। कुछ वर्ड होते हैं ना कि हाँ यार इस लाइन में ये फिट नहीं बैठ रहा है, कि लाइन कुछ और कहना चाह रही है और ये मतलब तो अजीब ही निकल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल सब में हम लर्किंग यूज करके देखते हैं। ऑप्शन ए, द ठग वॉज डैश, यानी लर्किंग, लर्किंग ही यूज करेंगे, ठीक है। द ठग वॉज lurking in the alley late evening for unsuspecting passers by। ठग मतलब कौन होता है, ठग कौन होता है, जैसे चोर जो ठगी करता है ना, तो चोर जो है लर्किंग, लर्किंग यानी छुप रहा था एली के वहां, एली बेसिकली जो गलियारा टाइप होता है ना, तो एली के वहां लेट इवनिंग, शाम में छुप रहा था, ताकि जो है पासर बाय, जो पास में निकल रहे हो वो उसे देख ना पाए। बिल्कुल सही बात है, चोर वर्ड आते ही छिपना वर्ड आता है, तो चोर छिप रहा है ताकि कोई उसको देख ना पाए, तो बिल्कुल सही बात है। चलिए ये बात तो बिल्कुल फिट बैठती है। नेक्स्ट आ जाओ, द हाइना वॉज लर्किंग इन इट्स डेन आफ्टर अ गुड मील। अच्छा खासा खाने के बाद, हाइना, हाइना बेसिकली आई थिंक हिंदी में से लकड़ बग्घा कहते हैं, राइट। तो हाइना जो है ना, इट वॉज लर्किंग इन इट्स डेन आफ्टर अ गुड मील, यानी उसने बढ़िया खाना वाना खाया और अब अपने डेन में छुप रही थी। तो देखो डेन तो आपको पता है ना, ये इनका घर होता है, तो घर में कौन छुपता है भाई, है ना, अनटिल एंड अनलेस यू आर प्लेइंग छुपन छुपाई, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना छुपेगा। तो ये बात तो इससे फिट नहीं बैठती है, क्योंकि डेन में छुपना इज नॉट, डेन में नहीं छुपते हैं, डेन में तो जाके आराम से रहते हैं ये लोग। सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर भी हम बाकी 2 ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। The detective cautioned her team about the lurking dangers likely to impact the case। जो डिटेक्टिव है यानी जो पता लगाते हैं, उन्होंने कॉशन किया यानी वार्न किया उसकी टीम को अबाउट द लर्किंग डेंजर्स। लर्किंग डेंजर्स मतलब क्या होता है, छुपे हुए जो खतरा है, छुपा हुआ खतरे के बारे में बता रहा है। डिटेक्टर्स का काम यही होता है ना, छुपा हुआ खतरा बताना। एंड डी, तो ये तो सही बैठ रहा है, छुपा हुआ यहाँ पे। एंड डी, द प्रीजुडिसेस लर्किंग बीनीथ द सर्फेस क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। प्रीजडिस का मतलब होता है पक्षपात, प्रीजडिस का मतलब क्या होता है, पक्षपात। तो पक्षपात, हाइडिंग बीनीथ द सर्फेस, किसके नीचे, यानी कभी कभार किसी डिपार्टमेंट या कहीं पे नीचे पक्षपात छुपी रूप से चल रहा होता है ना, उस वजह से बहुत ज्यादा
मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है इस पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया आंसर। क्यों, हाइना वॉज लर्किंग, क्यों अपने डेन में बैठ के छुपेगी नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 4। शैडो हेयर रेफर्स टू द शैडो ऑफ। हेयर का मतलब क्या है, जो अभी आपने स्टैंजा पढ़ा ना, हाइडिंग इन दी शैडो, ठीक है, लर्किंग इन दी शैडो। तो यहाँ पे किसका शैडो है, किसकी परछाई की बात की जा रही है। तो अभी अभी क्लियरली मैंने आपको इतना डायग्राम बना के दिखाया था कि टाइगर कहाँ पे है, जंगल में है। अब जंगल में है तो लॉन्ग लॉन्ग ग्रास होती है, उसके पीछे वो छुपा है। एंड यू नो इट वेरी वेल कि कोई भी आपके सामने बड़ी चीज रखी हो तो उसका पीछे क्या बनती है, परछाई बनती है। तो वैसे ही जैसे लॉन्ग ग्रास थी तो उसके पीछे उसकी परछाई बन रही थी, शैडो। सो करेक्ट आंसर इज लॉन्ग ग्रास। शैडो हियर रेफर्स टू द शैडो ऑफ द लॉन्ग ग्रास। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू 5th क्वेश्चन। The word plump shows that deer is referred to as dash। यानी यहाँ पे जो वर्ड plump, क्या लिखा था, plump, ये लाइन थी स्टैंजा की, where plump deer pass। तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे प्लम्प का मतलब क्या है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था प्लम्प का मतलब क्या होता है, मस्त खाता पीता गोल मटोल। तो आपको हिंदी में तो आंसर नहीं लिखना है, तो गोल मटोल नहीं लिखोगे, उसकी जगह क्या लिख सकते हो, फैट लिख सकते हो, थिक लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने फैट लिखा है, आप फैट के सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची भी लिख सकते हो, कोई थिक लिखना चाहता है वो भी लिख सकता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ प्लम्प ओवर हेयर इज बेसिकली फैट। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा थर्ड जो एक्सट्रैक्ट है, जो दूसरा स्टैंजा है, वो कहता है he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब यहाँ पे कहाँ बात हो रही है, क्लियरली आपको समझ आ रहा है, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग वर्ड का मतलब होता है जैसे गरजता है ना शेर, बाघ, गुर्राना है ना, गुर्राने को कहते हैं, गरजने को कहते हैं स्नार्लिंग साउंड जो होता है ना, जैसे शेर रोर करता है तो वैसे ही स्नार्लिंग साउंड होता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अब हाउसेस यानी क्या, अब आपको पता है इधर उधर घरों के आसपास घूम रहा है गांव में, तो विच मीन्स कि अभी यहाँ पे इस स्टेज में टाइगर आजाद है ना, आजाद है यानी वो कहाँ है, इज इन जंगल। ओके, वो जंगल में है या फिर वाइल्ड में है। ओके, चलिए, आई होप वॉइस सबको सुनाई दे रही होगी, थोड़ी लो हुई तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, है ना। चलिए, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। जंगल्स एज का मतलब क्या होता है कि जंगल के किनारे, एंड पे होता है ना, जैसे कुछ जंगलों के जो है ना एज पे गांव रहते हैं, गांव वाले लोग वहाँ पे अपना घर बसाते हैं, क्योंकि होता है उनका जो ऑक्यूपेशन है वो फॉरेस्ट से ही होता हो, है ना, जैसे कोई लकड़ी काटने का काम करता है, कोई फार्मिंग करता है वहीं पे। ठीक है, तो जंगल्स एज पे जो है वो टाइगर अब क्या कर रहा है, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, घरों के वहां गुर्रा रहा है। और वो गांव वाले लोगों को कैसे डरा रहे हैं, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। बेयरिंग वर्ड का मतलब होता है अनकवर करना। अनकवर यानी अभी मेरा मुंह बंद है, ई करा तो मैंने क्या किया, अपने दांतों को अनकवर किया। तो बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज। वाइट फैंग्स का मतलब होता है जो उसके टीथ होते हैं ना, वाइट कलर के, जो ऐसे बहुत शार्प होते हैं, उन्हें, और अपने क्लॉज को, अपने पंजों को ऐसे ऐसे करके जो है ना शेर गांव वालों को डरा रहा है। ओके, तो अगर ये याद आया हो तो इस पे हम सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज व्हाई डज द टाइगर स्नाल। अब सवाल है कि टाइगर स्नाल यानी गुर्रा क्यों रहा था। ए टू शो हिज एंगर, बी फीलिंग हेल्पलेस, सी वॉन्ट्स टू रन अवे, या डी बोथ ए एंड बी। तो पूछ रहे हैं टाइगर के स्नाल करने का पर्पस क्या था। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे लायन हुआ, टाइगर हुआ, तो ये जब आवाज निकालते हैं ना, यानी दहाड़ते हैं, गुर्राते हैं, तो ये क्या करने के लिए करते हैं मैम, अपना गुस्सा खाने के लिए, अपना एंगर, की भाई मैं भी कोई चीज हूँ, है ना, मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, या मैं टाइगर हूँ, मैं नेशनल एनिमल हूँ, राइट। तो अपनी पावर का प्रदर्शन करने के लिए यूजुअली गुर्राते हैं। तो एक आंसर तो हो गया ऑप्शन ए, टू शो हिज एंगर। लेकिन यहाँ पे हम बी को भी आंसर देंगे। क्यों, मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। फीलिंग हेल्पलेस वर्ड क्यों कहा गया है, काफी लोगों को यहाँ पे डाउट आता है मैम। तो देखो, कोई भी वाइल्ड एनिमल, कोई भी वाइल्ड एनिमल अपने घर से, उसका घर क्या होता है, जंगल, अपने घर से बाहर निकल के क्यों कभी जाएगा, क्यों ये जो है विलेजेस के पास जाएगा,
ना इस पोम में आप बोलोगे मैम इन लाइनों में तो कहीं नहीं बताया है, लेकिन इंग्लिश कविताओं की यही तो एसेंस है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ लिटरेचर, कि कवि सिर्फ एक बात नहीं कहना चाहते हैं, उसमें से काफी अर्थ निकल के आते हैं। तो जहां तक हमने जो अर्थ समझा है कि टाइगर अगर जंगल से होते हुए विलेजेस में क्यों जाएगा, अब उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ ऐसे सोशल जो है ना क्लाइमेटिक कॉज है जिसके बारे में कवि कहना चाहते हैं। क्योंकि इंसानों ने क्या करा है, डिफॉरेस्टेशन, यानी अपने स्वार्थ के लिए इतने पेड़ों को कट किया है। और उससे क्या होता है, जब जंगल में पेड़ कट हो जाते हैं तो एक चीज नहीं, पूरी वहां की लाइफ साइकिल अफेक्ट होती है। राइट, मान लो उनको पेड़ों को कट किया, अब जो हिरण है, डियर है, वो खाते होंगे पेड़, घास वगैरह खाते होंगे, तो वो कम होते जाएंगे। अब वो कम होंगे तो टाइगर बेचारा क्या खाएगा, और भूख के मारे, देखो इंसान भूख के लिए सब कुछ करता है कि नहीं, हम भी कमाने निकलते हैं, मम्मी पापा को देखते होंगे आप, तो क्यों इंसान निकलता है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, यू नो, टू फीड योरसेल्फ, खाने को, है ना, 2 वक्त की रोटी के लिए। तो वैसे ही अब बेचारा टाइगर भी क्या करेगा, अगर तुमने उसके घर से खाना छीन लिया तो ना चाहते हुए भी उसे जो है ना रस्तों पे विलेजेस में आना पड़ेगा, आतंक फैलाना पड़ेगा। राइट, क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में वो क्या है, हेल्पलेस है, उसको कोई शौक नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, वाइल्ड एनिमल्स को कोई शौक नहीं होता है कि वो तुम्हें आए और तुम्हें खाएं। वो ये सब तभी करते हैं जब वो भूखे हों। आपने कभी, अगर आप देखोगे ना नेशनल ज्योग्राफिक या कभी जू वगैरह में या नेशनल पार्क्स में जाते हो, तो बहुत सारे लोग जाते हैं टाइगर्स को देखने। आप उनके सामने से भी गुजरोगे ना, वो कुछ नहीं करेंगे। वाई, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस दे आर नॉट हंग्री दे वोंट डू एनीथिंग टू यू। उनका पेट भर जाएगा बस, वो आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो वैसे ही है, इस स्थिति में टाइगर क्या हो रहा है, हेल्पलेस। क्योंकि हो सकता है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जंगल में जो है डिफॉरेस्टेशन, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी से जो है उसके घर से, आपने घर छीन लिया हो उसका, तभी जो है उसे मजबूरन जो है स्ट्रीट्स पे आना पड़ रहा है, विलेजेस में आना पड़ रहा है। राइट, तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए भी और अपनी हेल्पलेसनेस। वॉन्ट्स टू रन अवे नहीं होगा, उसको कहीं भगना नहीं है, अपने जंगल से भग के उसे क्यों जाना होगा, वो सिर्फ भूख की तलाश में, खाने की तलाश में है। ठीक है, करेक्ट आंसर समझ आया। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के फॉर्म में है। सवाल कहता है, हाउ डज द टाइगर शो हिज प्रेजेंस। टाइगर जो है अपनी प्रेजेंस यानी उपस्थिति कैसे देता है गांव में। तो अपनी प्रेजेंस क्लियरली हमने देख लिया। पहले तो वो अपने जो है टीथ को बेयर करते हुए, बेयरिंग टीथ यानी टीथ को अनकवर करते हुए, दांत दिखाते हुए अपनी प्रेजेंस देता है। एंड क्लॉज एंड बाय ग्रोलिंग, 3 चीजें उसने करी। पहले तो अपने दांत और अपने पंजे दिखाए, और ग्राउलिंग, ग्राउलिंग बेसिकली ये सब स्नार्लिंग ग्राउलिंग एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी दहाड़ते हुए, गुर्राते हुए, ये सब सिनोनिम है। तुम्हें ग्राउलिंग याद हो ठीक है, नहीं तो स्नार्लिंग भी लिख सकते हो जो पीछे लिखा है। ओके, सबका मतलब सेम ही होता है ना, आवाज लगाना जोर से, रोने की बहुत लाउड जो वॉइस होती है जिसे रोर करना, वैसे। तो द टाइगर शोज हिज प्रेजेंस बाय बेयरिंग टीथ एंड क्लॉज एंड बाय ग्राउलिंग। बेयरिंग का मतलब मैंने आपको पीछे बता दिया, अनकवर करना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। Why does the poet think that the tiger should be snarling around houses? अब कवि को ऐसा क्यों लगता है should टाइगर शुड बी यानी क्या। अभी हमको पूरी कविता में एक्चुअल में तो पता है, एक्चुअल में भाई टाइगर कहाँ है, जू में है। लेकिन कवि सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं कि अभी अगर वो जू में नहीं होता तो वो कहाँ होता, जंगल में, और वो क्या कर रहा होता, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। सो द पोएट थिंक्स दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल, hiding in the shadow like the wild animal he is. He thinks that the tiger should move around quietly in the long grass near the water hole to prey on deer, and should go around the outskirts of the jungle, growling around houses and terrifying the villagers. तो यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि अभी तो टाइगर बंधन में है, लेकिन बंधन में नहीं होता तो शायद वो क्या कर रहा होता। तो क्या काम है टाइगर का, शिकार करना, लंबी लंबी घास के पीछे छुप रहा होता, शिकार कर रहा होता, आसपास गांव में जाता, आतंक मचाता, टाइगर आया है ना, ग्राउल करता। तो ये उसका काम है। हम ये नहीं कह रहे कि इस चीज में टाइगर खराब है, नहीं। जिसका जो काम है, टाइगर की कुदरती उसको ऐसा बनाया गया है, पावरफुल, ताकत है ना, उसके पास ये सब है, तो अब जो उसके पास है वो उसका प्रदर्शन तो करेगा। राइट, क्लियर है। तो तभी कवि कहते हैं शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, यानी अगर टाइगर मुक्त होता, फ्री होता, तो वो ये सब कर रहा होता। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फिलअप करना है, फिल द ब्लैंक विद वन वर्ड, यानी किसी एक शब्द से आपको इसका पूरा जो है ना परफेक्ट मीनिंग निकालना है। लाइन पढ़ते हैं, द टाइगर वुड स्केयर द पीपल बाय डैश। स्केयर का मतलब क्या होता है, डराना। तो यहां बोल रहे हैं जो बाघ है, जो टाइगर है, वो लोगों को कैसे डराएगा। तो अभी वो क्या कर रहा था, कौन सी आवाज निकाल रहा था, स्नाल करने की। तो आप यहाँ पे इधर लिख सकते हो ग्राउलिंग या स्नालिंग, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, मैं सिनोनिम देती हूँ।
आपको ये याद हो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि बार बार हमने स्नार्लिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो मैं हमेशा कहती हूँ इंग्लिश में एक वर्ड को बहुत बार भी मत दोहराया करो, राइट। तो अगर मान लो सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगेन अगेन स्नार्लिंग मत लिखो, आप ऑल्टरनेटिव लिख सकते हो ग्राउलिंग। और अगर याद नहीं आए फिर भी तो स्नार्लिंग लिख लेना, है ना। फिर ऐसा नहीं कि मैम छोड़ के आ गए, नहीं, स्नार्लिंग इज करेक्ट, इट्स जस्ट आई एम सजेस्टिंग यू कि आप थोड़े पर्यायवाची भी उसके लिख के आए। ओके, चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो है हमारा स्टैंजा। ये स्टैंजा रिपीटेड है, उसके आगे और ऐड किया है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो देखो कुछ सवाल में आपको ऐसे 2 स्टैंजा पूरे मिला के भी दिए जा सकते हैं, तभी मैंने ये सवाल यहाँ पे रखा है कि जरूरी नहीं है आपको सिर्फ 4 लाइन वाला, ऐसा पूरा स्टैंजा भी दे सकते हैं, तो तुम्हें इस पे भी सवाल आ सकते हैं। तो इस चीज को एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया था मैम। अब यहाँ पे कवि जो है फिर से बोलते हैं बैक टू रियलिटी, आओ सच्चाई पे आ जाओ, कि हम बात तो कर रहे हैं टाइगर अगर जंगल में होता तो क्या होता, लेकिन अभी स्थिति क्या है। बट ही इज लॉक्ड, वो किस में बंधा हुआ है, इन अ कॉन्क्रीट सेल। सेल का बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है एक छोटा सा कमरा या एक छोटा सा पिंजरा। कॉन्क्रीट एक मटेरियल होता है, ठोस का मटेरियल होता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। एंड यू ऑल नो टाइगर को पिंजरे में रखना है तो पिंजरे का मटेरियल तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, नहीं तो वो तो 2 मिनट में तोड़ देगा, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स का मतलब क्या है, उसकी जो ताकत है, मतलब बोलते हैं ना इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ होने का क्या फायदा, जबकि उसको बिहाइंड बार्स यानी सलाखों के पीछे ही रहना है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब जैसे उसका एक पिंजरा है मान लो, है ना, पिंजरे की एक लेंथ है, अब वो कहाँ घूमेगा, जंगल में तो वो फ्री घूमता है। अभी वो क्या करता है, अभी सिर्फ उसका जितना पिंजरा है ना, मान लो इतना सा उसका पिंजरा है, बस वो इधर ही उधर घूमे जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपनी पिंजरे की लेंथ को नाप रहा है, यूं और यूं, इतनी सी जगह में वो बस यहीं घूमे जा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स कौन है हमें पता है, जू में विजिटर्स हम ही होते हैं, इंसान जो जानवरों को देखने जाते हैं। इतने सारे विजिटर्स आएंगे, अरे वाह टाइगर है देखो, फोटो खींच रहे हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। क्यों, इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि पहला रीज़न तो ये, एक दिन में इतने विजिटर्स आते हैं तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, और दूसरा उसे लगता है ये लोग कैसे लोग हैं भाई, कितने बेरहम है, देख भी रहे हैं कि मैं पीछे बंधन में हूँ लेकिन फिर भी सब लोग लाइक वो हेल्पलेस फील कर रहा है और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए वो सभी विजिटर्स को जो आने वाले हैं दर्शक उनको इग्नोर कर रहा है। ओके, चलिए अब इसी पे सवाल देखते हैं। नंबर 1 अगेन फिलअप है, एक वर्ड से आपको फिल करना है। द टाइगर इज रिएक्टिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन द जू बाय डैश विजिटर्स, मतलब क्या हुआ कि टाइगर जो है अपनी इम्प्रिजनमेंट यानी उसको जो बंधन कर दिया है उसकी तरफ वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, विजिटर्स आ रहे हैं वो कोई भाव नहीं दे रहा है, वो क्लियरली बता रहा है कि देखो एक शेर जिसका काम है अपनी ताकत दिखाना, लेकिन आज मुझे बंधन के पीछे कर दिया, तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता है, वो सिर्फ सभी विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स। ओके, चलिए आसान सा सवाल है, देखो इजी सवाल होता है लेकिन मार्क्स अच्छे दे देते हैं। अगला सवाल इज एन एमसीक्यू, वी शुड प्रोटेक्ट द टाइगर्स एज। अब यहाँ पे ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पूरे स्टैंजा में ये कहीं नहीं बताया कि टाइगर को भाई प्रोटेक्ट क्यों करना है, लेकिन ये सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना, लिटरेचर में पूछते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना कि टाइगर को प्रोटेक्ट क्यों करना है, उसे क्यों बचाना है। ए, दे आर मैजेस्टिक टू लुक एट, क्योंकि वो दिखने में बड़े ही सुंदर और एकदम मस्त लगते हैं। बी, दे अट्रैक्ट विजिटर्स टू दी जू, उन्हें इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे चिड़ियाघरों में वो विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं ना, मात्र उनके आकर्षण के लिए हमें रखना चाहिए। सी, दे आर फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फियर्सी होना, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा यू नो उसमें हाउस द जोश वाली फीलिंग होती है ना, तो इसलिए उसको हमको बचाना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, दे आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि वो हमारे वातावरण का एक हिस्सा है तो हमें उन्हें बचाना चाहिए। अब यहाँ अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। देखो, दे आर मैजेस्टिक टू लुक एट, भाई वो देखने में अच्छे लगते हैं इसलिए बचाओ, तो यानी कौवा देखने में नहीं अच्छा लगता उसको मार दो, ऐसा तो नहीं है मैम, तो ये तो बिल्कुल ही सेंसिबल बात नहीं है। दे अट्रैक्ट विजिटर्स टू द जू, मतलब तुम अपने चिड़ियाघर की कमाई करने के लिए और इंसानों को वो अट्रैक्ट करते हैं, मनोरंजन करते हैं, इसलिए उन्हें बचाना चाहिए, ये तो कोई वजह नहीं हुई, ये तो बड़ा ही ना सेल्फिश वाला पर्पस हो गया। अब ऑप्शन सी है, दे आर फेरोशियस या फियर्सी, यानी वो बहुत ही ताकतवर होते हैं, बात अच्छी है लेकिन ये रीजन नहीं है बचाने का,
तो वो जानवर जो ताकतवर नहीं है, मतलब हिरण वगैरह हो गए जो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, तो क्या उन्हें मार दिया जाए? ये तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कुदरत ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं। तो सबसे परफेक्ट हमेशा क्या कहा है एमसीक्यूज में, मोस्ट करेक्ट आंसर को आपने मार्क करना है। तो यहाँ सबसे करेक्ट बात क्या जाती है, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। देखो हमारे वातावरण की जो भी चीज़ हिस्सा है, क्योंकि हमने किसी को नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया है, तो हमारा ये कोई हक नहीं है कि हम किसी, चाहे वो एनिमल हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो, कि किसी की लाइफ को हम ले सके, राइट। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि हमने वो चीज़ नहीं बनाई, इसलिए वो कुदरती बनी है। तो कोई भी चीज़ जो हमारी कुदरत का पार्ट है, वो हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। अब चाहे वो टाइगर जितना ताकतवर हो या एक छोटे से रैबिट हो, राइट, सब इन्वायरमेंट के पार्ट है, तो सबको प्रोटेक्शन, सबको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वैल्यू बेस्ड और सेंसिबल आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Why should we protect the tigers? As they are the part of our environment. Okay? तो इस टाइप से सवाल भी आ सकते हैं। अगला सवाल, Why does the tiger terrorize the villagers? तो टाइगर जो है विलेजर्स को क्यों डरा रहा था? तो सिंपल सी बात है, द टाइगर टेरराइजेस द विलेजर्स एज दे हैव क्लियर्ड हिज हैबिटेट। मैंने आपको कहा ना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है ना इसी बात की है, क्योंकि जब मैंने कविता समझाई थी ना, तब भी ये कहा था कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी बात की है, टाइगर क्यों आतंक फैलाएगा, क्योंकि जो विलेजर्स हैं, जो लोग हैं, उसके हैबिटेट को, उसके रहने वाली जगह को उन्होंने क्लियर यानी साफ कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर लिया है, जिसके कारण वो भूख के कारण हो सकता है वहाँ विलेज में आया हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला सवाल, वाई इज द टाइगर इग्नोरिंग हिज विजिटर्स? टाइगर अपने विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है? सो करेक्ट आंसर इज, द टाइगर इज इग्नोरिंग हिज विजिटर्स बिकॉज ही सीज मेनी ऑफ देम इन अ डे एंड नो वन हेल्प्स हिम आउट ऑफ द केज। तो उसे एक दिन में, एक तो इतने सारे, तुम सोचो तुमको एक केज में डाल दिया हो, है ना, और बहुत सारे जानवर, हजारों जानवर तुम्हें आके देख रहे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो इग्नोर करोगे, ठीक है आ रहे हैं। तो ऐसे टाइगर के साथ है कि एक दिन में एक तो वो बहुत सारे विजिटर्स देखता था, और दूसरी बात, इतने सारे लोगों में से कोई भी उसकी मदद नहीं करता था कि उसे पिंजरे से बाहर निकाले, इसलिए वो अपने विजिटर्स को इग्नोर करता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। इन हिज क्वाइट रेज he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. So we clearly know in his quiet rage he should be lurking in shadow. He should be lurking in shadow का मतलब क्या है? अभी वो कहाँ है? जंगल में है ना। वो शैडो में कहाँ छुपेगा? जब वो जंगल में होगा। इन हिज क्वाइट रेज, तो आपके पिछले स्टैंजा की एक लाइन यहाँ पे दे दी गई है कि अपने शांत गुस्से में वो घूम रहा था, अब यहाँ से बेसिकली इस जगह से वो जंगल में आ चुका है। कि यहाँ पे कवि सोचते हैं ही शुड बी, अगर वो अभी जंगल में होता तो वो क्या करता होता? लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, शैडो यानी परछाई। किसकी परछाई में छुप रहा होता है? लंबी लंबी घास की। जो फॉरेस्ट में लंबी लंबी घास होती है, आपको पता है टाइगर शिकार करने के लिए वहाँ पीछे छुपता है, स्लाइड करता हुआ। अब भाई ऐसे पट 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 पैर करके आएगा तो हिरण को तो पता चल जाएगा, तो कहते हैं धीरे धीरे स्लाइड करते हुए लॉन्ग ग्रास की शैडो से जाता है नियर द वाटर होल। वाटर होल क्या होती है? इट इज़ बेसिकली अ प्लेस वेयर द फॉरेस्ट एनिमल्स वो वहाँ पानी पीने जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे वो जाके खड़ा होता है क्योंकि उसे पता है उसका शिकार पानी पीने आएगा। और वेयर प्लम्प डियर पास, कहाँ वाटर होल था? वेयर प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है मोटा, पहले ही हम बात कर चुके हैं पीछे। फैट हिरण पास, वहां से जो गुजरता है। ओके, शिकार करने के लिए बिल्कुल अब रेडी है टाइगर। सो ही इज इन, तभी मैंने आपको कहा लास्ट स्टैंजा की एक लाइन दी है, तो देखो इतने क्लेवर है, उन्होंने इस एक लाइन पे भी सवाल पूछ लिया है। ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज, सो ही इज इन अ रेज बिकॉज ही इज। तो पिछले स्टैंजा की बात थी जहां पे वो जू में था, तो रेज यानी वो गुस्से में क्यों है भाई? शेर गुस्से में क्यों है? क्योंकि वो हंग्री है यानी भूखा है, वो टाइड है यानी उसे बांध दिया गया है, वो थर्स्टी है यानी वो प्यासा है, या डी वो एक केज में है। तो सिंपल सी बात हमें पता है वो क्वाइट रेज, वो गुस्से में क्यों है? क्योंकि उसे बंधन में रख दिया है ना, उसे केज में रख दिया है। ऐसा नहीं है उसे भूखा रखा है, प्यासा, खाना उसको टाइम टू टाइम देते थे, लेकिन तुम्हें पता है टाइगर का ये काम नहीं है। टाइगर को हंट करके खाना पसंद है, ये उसकी कुदरत है ना, उसका नेचर है। सो ही इज इन अ रेज बिकॉज ही इज इन अ केज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फिलअप क्वेश्चन है। ही इज लर्किंग इन दी शैडो बिकॉज डैश। तो वो शैडो में क्यों छुप रहा था? तो हमें पता है वो उसे अपना प्रे कैच करना था, शिकार करना था, इसलिए वो छुप रहा था। सो he is lurking in the shadow because he wanted to catch his prey near the water hole। क्योंकि वो किसे पकड़ना चाहता था? अपने शिकार को पकड़ना चाहता था, जो कि कहाँ था? वाटर होल के पास में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द अबव लाइन्स एक्सप्रेस द टाइगर्स डैश। जो ऊपर लाइनें यानी जो आपको जहाँ से शुरू किया था ये इन अ क्वाइट रेज, तो उससे क्या पता चलता है इन लाइन से कि टाइगर क्या है उसकी दशा? ए रेजिग्नेशन, बी फियर, सी एंगर, डी एक्सेप्टेंस। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको याद है ना, इन अ क्वाइट रेज यहाँ से शुरू हुआ था, तो उसका एसेंस यही था देने का कि ये कौन सी स्थिति बता रहा है टाइगर की। रेज वर्ड दिया है तो रेज का मतलब होता है गुस्सा, तो यानी क्या है वो, एंगर में है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एंगर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन एक पोएटिक डिवाइस के ऊपर बेस्ड है। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, यानी आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको उसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ सेंटेंस थोड़ा अलग है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ कहा है इट इज क्लियर दैट मेटाफर इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर पैड्स ऑफ वेलवेट बिकॉज। जो आपने कविता में पढ़ाया था मैंने पैड्स ऑफ वेलवेट, तो उस टाइम बताया था मैंने ये क्या है, एक मेटाफर है। तो बिकॉज पूछ रहे हैं, तो बोलो मैम इसमें क्या आंसर दें? सिंपल सी बात है, बिकॉज इसलिए पूछ रहे तुम्हें समझाना है कि ये मेटाफर क्यों है, जो कि मैं समझा चुकी हूँ। तो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो कब यूज किया जाता है, जब हम दो वर्ड्स की या दो चीजों का कंपैरिजन करें, तुलना करें। और यहाँ पे किसकी तुलना किससे की गई है? पैड्स ऑफ वेलवेट, यानी टाइगर के जो पैड्स हैं, जो पंजे हैं, उनकी तुलना वेलवेट से की गई है। वेलवेट यानी क्या होता है? मखमल से, कि कैसे टाइगर के पैड कितने सॉफ्ट हैं, तुम्हें आइडिया दे दिया, वेलवेट जैसे। जैसे वेलवेट को छुआ होगा ना तुमने, मखमली होता है एकदम ही सॉफ्ट सा, वैसे ही उसके जो है पैड्स हैं यानी पंजे हैं। तो क्लू देखो, आपको क्लू भी दिया है कि एक्सप्लेन हाउ मेटाफर इज अप्लाइड, तो आपको क्लू भी दे रहे हैं कि आपको बताना है बस मेटाफर क्या होता है और कैसे अप्लाई किया गया है। सो कैसे कोट करोगे आंसर? मेटाफर रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ टू वर्ड्स एंड हेयर, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, द पैड्स ऑफ टाइगर आर कंपेयर्ड विद वेलवेट। यहाँ पे किसकी तुलना हुई है? टाइगर के पैड्स की तुलना हुई है वेलवेट पे। सिंपल सा आंसर है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, द कॉन्ट्रास्ट इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज बिटवीन लाइफ इन द फॉरेस्ट एंड लाइफ इन द डैश। तो जो ऊपर आपको जो दिया गया है पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट, उसमें किस दो चीज़ों की तुलना है? एक तो लाइफ इन फॉरेस्ट, लाइफ इन फॉरेस्ट यानी जो टाइगर अपनी फ्रीडम वाली जिंदगी जीता है, और दूसरी ए सर्कस, बी नेशनल पार्क, सी केव या डी जू। तो इजी पीजी क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जू। लाइफ इन फॉरेस्ट एंड लाइफ इन जू का ये कॉन्ट्रास्ट है। ओके, आते हैं हम एक और जो है ना हमारे स्टैंजा पे, जो कि है आखिरी स्टैंजा ही मान के चलो इसको यहाँ पे। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। तो यहाँ पे देखो, आपको कुछ नहीं कि आपको ना स्टैंजाज मिक्स करके दे दिया। तुमको पता है मैम इस स्टैंजा के आगे कुछ लाइन थी, बट इन्होंने यहाँ तक ही दिया है, पिछला स्टैंजा और ये स्टैंजा मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और जब वो जू में होता है तो बस रात में, मतलब उसका रूटीन बता रहे हैं कि क्या चल रहा है उसके दिन में, विजिटर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो इधर उधर घूम रहा है केज के, एक पूरी थकी पिटी सी जिंदगी हो जाती है। और लास्ट में वो किसकी आवाज़ सुनता है आखिरी? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोल PATRO वाला है ना, PE वाला नहीं, जो पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं वो नहीं। PATRO पेट्रोल का मतलब क्या होता है? गश्त करने वाली गाड़ियाँ, जो गार्ड करती हैं, है ना, पुलिस की गाड़ी होती है ना, जैसे गार्ड करने के लिए निकलती हैं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। ओके, सो पहला सवाल है। अब यहाँ पे थोड़ी अलग कहानी है। यहाँ पे आपको मैंने जो है ना एक डायग्राम के फॉर्म में, एक इमेज के फॉर्म में सवाल पूछा है, जो कि इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। अब सवाल कैसा है? बहुत ही बेसिक सा है। 4 इमेज आपको दिए हैं, देखो 1 2 3 4, है ना। कहा है चूज द इमेज दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द टाइगर बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको जो पीछे एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा है, मुझे बताओ इसमें टाइगर की स्थिति क्या है? टाइगर कहाँ पे है? टाइगर बंद है, एक केज के अंदर बंद है, बंधन में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है इन चारों इमेजेस में बंधन वाली चीज परफेक्टली कौन बता रहा है। तो देखो पहला क्या है? पहला ये एक किसी का स्टैच्यू है ना। इस स्टैच्यू के अराउंड जो है ऐसे पिलर लगे हैं, लेकिन ये बंधन थोड़ी ना है, वो तो स्टैच्यू है भाई। दूसरी इमेज देखो, एक इंसान बना है और ये जेल की सलाखों के पीछे है। यार ये तो बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बंधन बता रहा है। फिर भी पलक मैम कहती है ना हर बार सारे ऑप्शन देख लिया करो। ऑप्शन 3 देखो, ये कौन सा बंधन है? ये आपने मूवियों वगैरह में देखा होगा, कोर्ट में खड़े होते हैं जब,
है ना, रामू काका हाजिर हो तो ऐसे आके खड़े हो जाते हैं, तो इतनी सी जगह रहती है, राइट, जो पोडियम रहता है वहाँ पे। तो ये तो वैसा बंधन नहीं है। और फोर्थ वाला, ये तो एक बच्चे का वो है, एक छोटा सा बच्चा है जिसको अंदर डाल के रखा है, उसका जो कह सकते हैं ना, बच्चों की ट्रॉलीज होती हैं जो, है ना, उनके बेड्स होते हैं ऐसे कवर्ड रहते हैं ताकि वो गिर नहीं जाए, है ना, उनकी सेफ्टी के लिए होते हैं। तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट बंधन। सबसे परफेक्ट क्या है, ऑप्शन 2, जो बता रहा है कि एक इंसान है देखो और उसको बेड़ियों में बांध रखा है सलाखों के पीछे। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्रिएटिव वे है ये एक सवाल पूछने का। चलो अब अगला क्वेश्चन है, घबराना नहीं कि मैम इतने लंबे लंबे ऑप्शंस हैं, सॉल्व हो जाएगा आराम से, इजी है। देखो सवाल ये कहता है, which options correctly list the reason for the tiger stalking the length of his cage। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्टली बता रहा है वो वजह कि टाइगर जो है अपने केज की लेंथ को स्टॉक कर रहा है, मतलब वो केज में इधर उधर फिर क्यों रहा है ना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर क्यों घूमे जा रहा है। तो आपको परफेक्ट रीजन बताना है इसका, है ना, मोस्ट प्रोबेबल रीजन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपको जो है ना क्या कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब पोएम पढ़ाया है तो लिटरेचर में थोड़ी कॉमन सेंस लगती है, तो आपको बताना है क्यों स्टॉक कर रहा होगा वो, है ना, दिमाग लगाओ। तो चार ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, एनिमल्स टेंड टू कवर लार्ज डिस्टेंसेस and burn a lot of their energy by hunting for prey in their natural habitat. Zoos deprive them of such stimulation and they are restless and bored. पहली बात क्या कही कि देखो ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना स्पेशली, इनको हैबिट होती है कि अपने जंगलों में बड़े बड़े डिस्टेंसेस, हम तो भाई थोड़े किलोमीटर थोड़े तेरी एक सीढ़ी चढ़ ली 2 बाले की थक जाते हैं, है कि नहीं, लेकिन इन टाइगर्स की हैबिट होती है ये अपने शिकार के चक्कर में बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, क्योंकि भाई देखो ये क्या खाते हैं, मीट मांस खाते हैं ना, तो मीट मांस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन एनर्जी रहती है, तो एनर्जी को यूटिलाइज भी तो करना है, नहीं तो ऐसे हो जाएंगे ऐसे, है ना, टाइगर हाथी बन जाएगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं ना, नेचुरल हैबिटेट में बहुत एनर्जी बर्न करते हैं, इधर उधर घूम के दौड़ के, है ना, प्रे को कैच करने में कितने जो किलोमीटर्स दौड़ लेते हैं ये लोग। अब जू में क्या हाल होता है, देखो किसी की हैबिट से कोई चला जाए तो क्या होगा, उसको हैबिट है चलने की, कितनी एनर्जी में बर्न करूं, और जू में बेचारा है 2x2 केज है ना, एक छोटे से आपको केज में डाल दिया गया है। तो जूस डिप्राइव यानी जू के चक्कर में उनकी ये हैबिट, ये स्टिमुलेशन बोलते हैं ना, जो जोश बना रहा है वो कम हो जाता है, तो बेचारे बोर होते हैं, तो करे क्या, चलना भी है उसको, एनर्जी भी बर्न करनी है, तो इसलिए वो केज के जो ना आर पार चक्कर लगा रहा है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है, एनिमल्स आर स्केयर्ड ऑफ विजिटर्स गेजिंग एट देम इन देयर अननेचुरल सराउंडिंग्स। Zoos are places where animals are far removed from the privacy of their natural habitat। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कौन सी बात का पूछ रहे हैं, इस बात का, है ना, तो इसी बात का जवाब देना। हो सकता है यहाँ पे कही हुई बातें सही हो, है ना, मैं ये नहीं कह रही बातें गलत है, लेकिन आपसे पूछा ये काम क्यों कर रहा है टाइगर, स्टॉक क्यों कर रहा है, अपनी पूरी इधर उधर चक्कर क्यों लगा रहा है केज में, उसका जवाब देना है। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन कहता है कि जो जानवर होते हैं डर जाते हैं विजिटर्स से, जो विजिटर आते हैं उनको ताड़ते रहते हैं, घूरते रहते हैं, फोटो खींचते हैं, तो जू से ना इन लोग की, जू में रह के इनकी प्रिवेसी जो होती है, प्राइवेसी जो उनके जंगल में होती है वो छिन जाती है, इसीलिए वो चक्कर लगाता है केज में। दूसरी वजह ये थी। सी, animals dislike human noises in the city and react to them aggressively. Zoos are often located in cities or outskirts। तो जानवरों को क्या होता है ना, ह्यूमन सिटी की नॉइस से, शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़ें, म्यूजिक की आवाज़ें, इन सब से वो डरते हैं और इसको वो एग्रेसिवली यानी गुस्से से रिएक्ट करते हैं, तो इस वजह से वो जो है ना चक्कर लगाता है केज में। तीसरा और डी है, एनिमल्स रिक्वायर ह्यूमन लव एंड केयर एंड दे मिस इट व्हेन इन कैप्टिविटी। Zoos are places where they walk around mechanically to attract human attention। यानी जानवरों को ह्यूमन लव बहुत पसंद है, और जब वो ऐसे बंधन में आ जाता है, कैप्टिविटी में आ जाता है, तो वो मिस करते हैं। और जू में क्या होता है, वो इधर उधर इसलिए चक्कर लगाते हैं ताकि इंसान उन्हें देखे, उनका अटेंशन वो पा सके। ठीक है, तो खैर पता चल गया है मैम, पहला ऑप्शन ही जब आपने पढ़ा था बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिल गया था, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ना फिर भी जरूरी थे भाई। मैं ये नहीं कह रही कि ऑप्शन गलत है, ये भी सही है अपनी जगह कि एनिमल्स की प्रिवेसी छिन जाती है, उन्हें ह्यूमन नॉइसेस नहीं पसंद है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको पहले हिंट दे दिया था, तुम्हें इसका जवाब देना है, तुम्हें बताना है वो चक्कर क्यों लगा रहा है केज में। अरे चक्कर लगाने की वजह पहली हुई ना, क्योंकि उसको हैबिट है लार्ज डिस्टेंस कवर करने की। अब वो मिलेगा नहीं तो वो क्या करेगा बेचारा, वो छोटे से केज में जो है चक्कर लगाएगा ताकि उसकी एनर्जी बर्न कर सके। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। ओके, चलिए सवाल ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, हर बार की जो बात ये है मैं कहती हूँ। फिर से एक इमेज वाला क्वेश्चन है, मजेदार सवाल है। सवाल कहता है, which option identifies a patrolling car correctly। 1 2 3 4 4 आपको ऐसी कारें बना के दी हैं, आपको बताना है इसमें एक पेट्रोल वाली कार, पेट्रोलिंग कार यानी गश्त करने वाली गाड़ियाँ, जो गार्ड वाली गाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं, 1 2 3 या 4। तो देखो
पहली कार तो ये देखी होगी जब आपने नो पार्किंग में गाड़ी लगाई है। जब भी आपने नो पार्किंग में गाड़ी लगाई है तो ये सबसे पहले पहुंचती है ना, सबसे फास्टेस्ट सर्विस है हमारे यहाँ की, जो टो करने वाली गाड़ियाँ होती है। तो पहली वाली तो टो वाली है भाई, ये गार्ड नहीं करती है, ये नो पार्किंग से गाड़ी उठाने का काम करती है। दूसरी हो गई हमारी पुलिस की गाड़ी है, यही तो गाड़ियाँ हैं पुलिस जो पेट्रोल करने आती है, सायरन बजता है ऐसे उड़िए उड़िए, है ना, तो ये होगी पेट्रोलिंग कार, ठीक है। थर्ड क्या है, ये तो F1 वाली हो गई हमारी रेसिंग कार। और ये क्या है, ओहो, आपकी हमारी सबकी फेवरेट पिज्जा वाली गाड़ी है ना, पिज्जा डिलीवरी बॉय वाली गाड़ी है ये। तो करेक्ट आंसर क्या है, इसमें भी ऑप्शन 2 है ना। पेट्रोलिंग कार कौन सी है, बी, पुलिस की। चलिए, इतने आसान सवाल आएंगे, मजा आ जाएगा, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। व्हाट इज द मेन कंट्रास्टिंग आइडिया एज सजेस्टेड बाय द एक्सट्रैक्ट। इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट से जो आपने पढ़ा उसका मेन कंट्रास्टिंग आइडिया क्या था। सो कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम इज द मेन कंट्रास्टिंग आइडिया। कंट्रास्ट का मतलब तुम समझते हो ना, अरे जैसे कपड़े भी पहनते हैं कंट्रास्ट में, ब्लैक एंड वाइट। तो कंट्रास्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो ऑपोजिट हो, है ना। तो यहाँ पे कौन से कंट्रास्ट की बात है, एक तो बात करी जा रही है जू की और एक बात की जा रही है जंगल की। तो जू में क्या होगा, कन्फाइनमेंट। बेटा कन्फाइनमेंट का मतलब पता है ना अपने को, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है बंधन, है ना, किसी को भी एक चीज़ तक लिमिट करके रख देना, कन्फाइन करके रखना। और फ्रीडम का मतलब तो पता ही है सबको, फ्रीडम लिख सकते हो, लिबर्टी लिख सकते हो। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, ठीक है, समझे। मतलब तो दो कंट्रास्टिंग आइडिया आपसे पूछा है, दो ऑपोजिट आइडिया क्या है इस एक्सट्रैक्ट में। तो एक तो बात की है जैसे जू में बंधन होता है, कन्फाइनमेंट होता है, और जैसे जंगल में जो है ना फ्रीडम होता है, आज़ादी होती है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। व्हाई डू यू थिंक द टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स। वही वाला सवाल बार बार पूछा गया है, सिंपल सा आंसर है, टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स बिकॉज ही नोज दैट नन वुड हेल्प हिम आउट ऑफ हिज कैप्टिविटी। तो देखो बार बार सेम सवाल आता है, आप देखोगे पलक मैम आंसर बहुत कम रिपीट करती हैं, मैं लिखने का तरीका थोड़ा बदल देती हूँ, है ना। एग्जाम में कभी होता है कि आपको एक्सट्रैक्ट बेस में थोड़े सेम सवाल आ गए, या वही सवाल मान लो शॉर्ट आंसर में आ गया, मैम क्या करें, कुछ समझदार छाप आते हैं भाई। अरे ऐसा मत किया करो भाई, थोड़ा जो तुमने लिखने का तरीका बदलो। मुझे पता है आंसर नहीं बदलेगा, बात तो वही कहनी है, लेकिन बात बोलने के तरीके होते हैं, राइट। सो यू कैन यूज सिनोनिम्स एट दैट टाइम। सो टाइगर क्यों इग्नोर कर रहा है, बिकॉज उसे पता है कि उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा, टू हेल्प हिम आउट ऑफ हिज कैप्टिविटी। कैप्टिविटी यानी जो बंधन है उससे उसे कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। चलो अब फाइनली आते हैं हमारे अगले टाइप के सवाल पे, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में लिटरेचर सेक्शन में ये क्वेश्चंस यूजुअली 2 या 3 मार्क्स पे पूछे जा सकते हैं। तो आपको मार्क्स ध्यान में रखना है ना, जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे मार्क्स ध्यान में रखना, और उस हिसाब से आप अपने आंसर की लेंथ तय करना। यूजुअली बता देती हूँ 40 to 60 वर्ड्स में इसका आंसर आप दे सकते हो। चलिए पहला सवाल इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज। अब इस चैप्टर से जो मुझे लगता है ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं कि डिस्क्राइब करो टाइगर केज में है तब कैसा है, या अगला सवाल हो सकता है डिस्क्राइब करो टाइगर जब जंगल में है कैसा है। तो कविता में जैसी जैसी बातें बताई गई है उसको बस आप कंसाइज फॉर्म में यहाँ लिख सकते हो। आंसर देखो, और बहुत लंबा नहीं लिखा है हमने, ना 40-60 वर्ड्स में से कंक्लूड किया है। अ टाइगर इन द केज इज इम्प्रिजन्ड। इम्प्रिजन यानी उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ही इज नॉट फ्री, वो बिल्कुल भी मुक्त नहीं है। इन द केज द टाइगर कैन हार्डली मूव एंड स्ट्रेंथ इज यूजलेस। तो एक पिंजरे के अंदर टाइगर हार्डली कहीं चल फिर सकता है, क्या ही कर सकता है, और उसकी स्ट्रेंथ यानी जिस चीज़ के लिए वो जाना जाता है उसकी ताकत वो यूजलेस हो जाती है, यानी किसी काम की नहीं रहती है। His situation makes him angry, but he remains quiet as he is helpless in the situation. तो होता है ना कभी कभी स्थिति में आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आपको पता है आप ऐसी स्थिति में हो, आप बेबस हो, आप लाचार हो, कुछ नहीं करते, तो वो जो है अपना गुस्सा दबाए रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो टाइगर इन केज को प्रिसाइज फॉर्म में हमने ऐसे बताया है। एक चीज़ और सजेस्ट कर देती हूँ, अगर मान लो है ना यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप इसी बात को और एलैबोरेट करके रखोगे। आपको पता है आपके चैप्टर में और भी बातें कही गई थी क्या, कि टाइगर केज में इधर उधर जो है वो चल रहा है, अपने विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ये सब कब लिखोगे आप, जब आपको लॉन्ग भाई और एलैबोरेट करना है। शॉर्ट आंसर में आप उसी बात को कंसाइज करके लिख सकते हो, प्रिसाइज करके, ठीक है। चलो छोटी छोटी सलाहें होती है, लेकिन ये क्या याद आती है एग्जाम टाइम में, बहुत ज़रूरी होती है ये जानना। नंबर 2, लेस्ली नॉरिस has described some of the activities of a tiger behind the bars of his cage. Write them. लेस्ली नॉरिस कौन, आपके जो कवि हैं, पोएट हैं, उन्होंने
कुछ कुछ बातें बताइए केज में टाइगर कैसा होता है, तो उनको आप लिखो। क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ बहुत अलग नहीं है, पूछने के तरीके अलग होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें MIQs में डाला है कि भाई एग्जामिनर तुमसे किसी भी तरह से सवाल पूछे, मेरे स्टूडेंट्स हो यार, मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें सारे आंसर्स आ जाने चाहिए, ठीक है। तो आपको कवि का नाम लिख के भी पूछ सकते हैं। तो क्या बताओगे? सम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ इट्स केज इंक्लूड, क्या क्या है? स्टॉकिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, ठीक है, केज की लेंथ पूरा नापना, इधर उधर चलना, इग्नोरिंग विजिटर्स, हियरिंग पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स है जो हमने यहाँ पे दे दिए हैं। क्लियर है? अच्छा, मैं साइड में ही रहती हूँ तो आई थिंक यू गाइस कैन क्विकली टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर बाद में से नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द टाइगर एक्सप्रेस हिज रेज क्वाइटली? अब मैं जानती हूँ कि सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी जो मुझे लगता है ये और भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो याद रखना ही तुम, कि टाइगर जो है अपना गुस्सा शांति से क्यों दर्शा रहा है। वो एक लाइन आई थी ना कविता में, इन हिज क्वाइट रेज, है ना, अभी कितनी बार लिख चुकी हूँ, रट जाएगी तुम लोग को पोम, है ना, इतनी बार मेरे साथ पढ़ लोगे पोम बिल्कुल एकदम दिमागी याद हो जाएगी। इन हिज क्वाइट रेज, तो वो अपना गुस्सा शांति से क्यों प्रकट कर रहा है? तो हमें पता है, देखो हम कभी भी लाचार होते हैं, बेबस होते हैं, ऐसी स्थिति में होते हैं। अब मान लो तुम अपने छोटे भाई के साथ कहीं गए हो, है ना, और 10-15 लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। अब तुम्हें पता है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन उस वक्त तुम कुछ नहीं करोगे, दिमाग लगाओगे ना, गुस्सा तो है लेकिन सिचुएशन कैसी है, अभी कुछ एक्शन लूंगा अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, उल्टा हमें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेम है टाइगर के साथ, उसे पता है कि वो लाचार है, वो बेबस है, अभी केज के अंदर कितना भी चाहे इतना कॉन्क्रीट का केज बनाए, कुछ भी नहीं कर सकता वो, ठीक है, तभी वो अपना गुस्सा जो है अंदर दबाए रखा है। सो द टाइगर एक्सप्रेसेस हिज रेज क्वाइटली बिकॉज ही कैन डू नथिंग फ्रॉम बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज। मैं तभी एक चीज और कहती हूँ, यहाँ पे एक बात याद आती है कि जीवन में अभी जैसे आप लोग टीन एज में रहते हो ना, तो बहुत जोश रहता है कि ये गलत है, वो गलत है, ये सही कर देंगे, वो सही कर देंगे, नहीं, अभी आप सिर्फ फोकस करो खुद को डेवलप करने पे, ठीक है। जब आपके पास पावर आएगा ना, जब आप एक केपेबल इंसान बन जाओगे, तब आपको लगता है नहीं यार समाज में ये चेंज लाना है, ये चीज़ सही नहीं चल रही, तब चेंज करो। क्योंकि अभी क्या होता है ना, अभी आप खुद एक स्तर पे नहीं हो, आप खुद पूरी तरह डेवलप नहीं हो, आपको अपना एजुकेशन करना है, एक्सपीरियंस लेना है, भाई दुनिया चलती कैसे है। तो मैं हमेशा अभी कहती हूँ टीनेज में बहुत ज़्यादा वो वाला जोश दिखाने से अच्छा कि मैं ये कर लूँगा वो, आप अपने आप पे फोकस करो, आप अपनी तैयारी करो, अपने आप को बिल्डअप करो, क्योंकि एक टाइम आएगा ना व्हेन यू विल आउटशाइन दैट। टाइगर भी देखो, उसको पता है कि बिहाइंड द बार्स वो कुछ नहीं कर सकता, वो इतना शेर है भाई, वो तो टाइगर है, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा दबाए रखा है कि भाई जब सही टाइम आएगा तब मैं इसे यूज करूंगा, ठीक है। सो ही इज हेल्पलेस एज ही कैन नॉट यूज हिज स्ट्रेंथ टू गेट आउट ऑफ द केज, ही इज नो लॉन्गर फ्री एज ही वॉज इन द जंगल, ओके, तभी वो अपना गुस्सा जो है अंदर दबाए रखा है। अगला सवाल, डिस्क्राइब द टाइगर इन द वाइल्ड। मैंने कहा ना यही टाइप के सवाल आएंगे मोस्टली, कि टाइगर केज में था तो क्या कर रहा था, अब वाइल्ड में यानी जब वो जंगल है, जब वो खुला है, तब वो क्या कर रहा था। द टाइगर इन द वाइल्ड इज मैजेस्टिक। मैजेस्टिक यहाँ आप और भी जो है ना सिनोनिम्स इसके यूज कर सकते हो। मैजेस्टिक हुआ यानी बहुत ही ज़्यादा मैजिकल हुआ, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ, ब्रिलियंट हुआ। ही फ्रीली लाइज अंडर द शेड एंड हंट्स फॉर प्रे। He moves near the water hole because food is plenty there. Sometimes he also growls and terrorizes the villagers. तो कभी कभार वो ग्राउल करता है, गुर्राता है, गांव वालों को डराता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, Where should the tiger have been according to the poet? कवि के अनुसार टाइगर को कहाँ होना चाहिए? तो हमें पता है कवि के अनुसार टाइगर को जंगल में होना चाहिए था। एक्चुअल में तो वह था जू में, लेकिन कवि अपनी बात बताते हैं कि he should be, है ना, क्या बोला था, ही शुड बी लर्किंग इन दी शैडो। तो शुड बी यानी उसे यहां होना चाहिए था, ठीक है। सो द पोएट थिंक्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल, हाइडिंग इन द शैडो, क्वाइटली मूविंग इन द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल टू प्रे ऑन द डियर। ही शुड ऑल्सो बी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द जंगल। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है किसी भी चीज की एज पे होना, बाहर होना, है ना, तो जंगल के आउटस्कर्ट्स पे ग्राउलिंग अराउंड हाउसेस एंड टेरिफाइंग द विलेजर्स। तो उसे जू में ना होकर जंगल में होना चाहिए था और ये सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए थी जब वो आजाद होता। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाउ डज अ टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स और हाउ डज द टाइगर मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट इन द विलेज। यहाँ पे और लिखने का पर्पस ये है, आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जब आपको ऑप्शन दिया जाता है कि सेम ही सवाल है और करके लिखते हैं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाना चाह रहे हैं। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। वो या तो ये पूछेंगे कि वो आतंक कैसे फैलाता है विलेजर्स के सामने, या फिर उनके सामने अपना प्रेजेंस कैसे दिया। तो आप सारी बातें बता सकते हो कि वो गुर्रा रहा था, वो अपने जो है दांत और अपने क्लॉज जो है वो दिखा रहा था, अनकवर कर रहा था,
वहाँ पे अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए या डराने के लिए. सो द टाइगर क्रिएट्स टेरर फॉर द विलेजर्स बाय रोरिंग अराउंड द हाउसेस. मैंने आपको कहा रोरिंग, स्नार्लिंग, ग्राउलिंग, ये सब सिनोनिम्स हैं, आप इनमें से किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो ही शुड बी, क्योंकि बहुत बार ग्रोलिंग और स्नार्लिंग कर लिया तो इसमें मैंने रोरिंग डाल दिया था. ठीक है, चलो. द टाइगर क्रिएट्स टेरर फॉर विलेजर्स बाय रोरिंग अराउंड देयर हाउसेस एज दे आर सिचुएटेड नियर द जंगल. ही फ्राइटन्स देम बाय शोइंग हिज वाइट टीथ एंड क्लॉज. ठीक है, चलो अगला सवाल. What does the tiger do in his cage? टाइगर अपने केज में क्या करता है? The tiger is locked in a concrete cell where he can hardly take a few steps along the length of the cage. He doesn't take any notice of the visitors who come there. With his brilliant eyes, he keeps staring at the brilliant stars in the sky. Next question. Why should the tiger snarl around houses at the edge of the forest? टाइगर को फॉरेस्ट के एज पे, घरों के आसपास स्नाल यानी क्यों गुर्राना चाहिए? So, कुछ रीजंस हम बता सकते हैं. The tiger should snarl around the houses at the edge of the forest for the following reasons. First, the villagers will not disturb the peace of the forest. है ना, इससे क्या होगा कि वो जो विलेजर्स हैं वो डर जाएंगे और उसके फॉरेस्ट को फिर छेड़छाड़ नहीं करेंगे. होता है ना कि हमारे घर के आसपास, मान लो, बहुत ही फनी सा एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो हमारे घर के आसपास ना सामने किसी ने कचरा डाल दिया. अब तुम्हारी मम्मी जो है ना बिल्कुल गुस्से में घर में हाथ में झाड़ू वाड़ू लेके जो है ना बाहर निकलेंगी, तो क्या करेंगी? चिल्लाएंगी, किसने फेंका यहाँ पे कचरा? तो अगली बार लोग डरेंगे ना, अरे बाप रे ये तो बड़ी गुस्से वाली आंटी है, अब हम नहीं फेंकेंगे. तो सिमिलरली टाइगर भी थोड़ा स्मार्ट है. वो क्या करता है, वो विलेज के आसपास जाके थोड़ा गुर्राएगा, थोड़ा स्नाल करेगा, तो विलेजर्स घबरा जाएंगे, अरे भाई कि हम इसके इलाके में जो है ना नहीं घुसेंगे. एक ये रीजन हो सकता है पॉसिबल. और सेकंड, विलेजर्स विल नॉट किल द एनिमल्स फॉर मनी और जस्ट फन. और विलेजर्स डरेंगे कि अब हम एनिमल्स को जो है ना सिर्फ मजे के लिए, हंटिंग के लिए या पैसे के लिए नहीं मारेंगे. तो ये पॉसिबल रीजंस बता रही हूँ मैं, है ना, कि ऐसा हो सकता है, इसलिए टाइगर वहां पे जाके गुर्रा रहा होगा. चलिए, what is the tiger doing? Why is he ignoring the visitors? The tiger is slowly and quietly moving along the length of the cage in a threatening manner. Threatening manner का मतलब क्या होता है? थोड़ा डरा देने वाला. यानी वो इंसान होता है ना जो जिसके अंदर तो बहुत गुस्सा है लेकिन वो गुस्सा दबाए हुआ होता है. ऐसे लोग बड़े खतरनाक दिखते हैं, है ना. जैसे मैं कभी कभार ऐसे करती हूँ कि जब मुझे बहुत गुस्सा होता है तो मैं ऐसे मुंह बना लेती हूँ, बिल्कुल नहीं आंखों से आप ऐसे किसी को जो डरा देते हो. तो वैसा टाइगर कर रहा है, उसके अंदर गुस्सा तो है, उसने दबा रखा है, तो वो ऐसे 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 करके चल रहा है. ठीक है ना. वो इग्नोर क्यों कर रहा है? देखो, एक ध्यान देना, एक सवाल में ही दो सवाल पूछे हैं, तो कुछ हमारे बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी है ना, शताब्दी एक्सप्रेस वाले बच्चे क्या करते हैं, एक पार्ट लिख के आ जाते हैं ना. बेटा देखो, अगर आपका क्वेश्चन मान लो ना 3 मार्क का पूरा क्वेश्चन है एक, तो आपको पता है क्या कि आधा मार्क आधा कह रही हूँ 1.5 मार्क जो है ना एक पार्ट के लिए होता है और 1.5 दूसरे के लिए. अगर तुमने पहले का जवाब दे दिया और दूसरा नहीं दिया तो तुमको आधा ही मार्क मिलेगा, 1.5 मार्क मिलेगा. आधा बोल रही हूँ बार बार, 1.5 मार्क मिलेगा. ठीक है, तो पूरा आंसर देना. He is ignoring the visitors because he considers them devoid of any feelings. Devoid यानी devoid का मतलब होता है कमी होना या नहीं होना, कमी होना या नहीं होना. डिवॉइड ऑफ फीलिंग्स. क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है उन लोगों में कोई फीलिंग्स ही नहीं है. नन ऑफ देम थिंक्स ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम हिज प्रिजन. और किसी ने नहीं सोचा, इतने लोग निकल रहे, कोई मुझे ऐसा नहीं कि केज खोल दे मेरा कि मैं फ्री हो जाऊं. दस ही स्टॉप्स टेकिंग एनी नोटिस ऑफ देम. तो वही उन्हें भाव देना अब उसने बंद कर दिया. ठीक है, चलिए अगला सवाल. व्हाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स? अब ये बात करी जा रही है आपके लास्ट स्टैंजा की, है ना. लास्ट स्टैंजा के बहुत सारे सवाल आए नहीं स्टार्स के ऊपर, तो यहाँ कुछ सवाल जो पूछे जा सकते हैं कि आपको क्यों लग रहा है टाइगर स्टार्स पे देख रहा होगा. अब यहाँ एग्जैक्टली आपको पोएम में नहीं बताया है, लेकिन कुछ कुछ वजह हो सकती है इसकी. ठीक है, पहली वजह तो ये हो सकती है कि जैसे आसमान में तारे खुले हैं, है ना, खुले आसमान में फ्री हैं तारे, तो कहीं ना कहीं हम भी जब तारों की तरफ देखते हैं एक उम्मीद से देखते हैं ना, तो हो सकता है वो टाइगर भी इस उम्मीद से देख रहा होगा कि कब मैं फ्री होऊंगा, ये मेरी जंगल में लाइफ कैसी थी इस खुले आसमान में तारों जैसी. राइट, तो ये थोड़े पॉसिबल रीजन है. सो द टाइगर स्टेयर्स विद. स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना. तो क्यों घूरता होगा? विद होप. होप यानी एक उम्मीद से घूरता है ना इंसान. आसमान में कब देखता है? एक उम्मीद से देखता है. At the brilliant stars shining in the sky as he feels very helpless in the cage. He hopes for the day when he would be able to run free in the wild. तो शायद वो एक उम्मीद कर रहा होगा उस दिन की कि जब जो है वो वाइल्ड में यानी आज़ादी से अपने जंगलों में वो घूम सकता है. The brilliant stars thus provide him with some sort of comfort. तो हो सकता है उन सितारों को देख के उसको थोड़ा
जो है ना कंफर्ट सा लग रहा हो, राइट? तभी इसी इन 2 लाइनों से जो है ना पोम का अंत किया गया है, एक रे ऑफ होप से। ओके, तो ये पॉसिबल रीजन है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट गिवन द पोम बट लिटरेचर इज ऑल अबाउट दैट, राइट? कि यू टेक आउट द एसेंस फ्रॉम इट, कि कवि क्या कहना चाहते हैं इस बात से। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। द पोएट सेलिब्रेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इन दिस पोएम, काउंटर द स्टेटमेंट। भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले तो सवाल समझो। पोएट सेलिब्रेट, पोएट क्या कर रहा है? सेलिब्रेट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इन दिस पोएम, है ना? क्या तुम्हें लगता है पोएट टाइगर की ताकत को सेलिब्रेट कर रहा है इस पोएम में? काउंटर, काउंटर का मतलब पता है ना क्या होता है? एक तो कैश काउंटर होता है और एक होता है ना काउंटर पुली, फिजिक्स में पढ़ते हो, या फिर काउंटर अटैक। काउंटर अटैक करना मतलब क्या होता है कि जो बात बोल रहा है उसको तुम काउंटर करो, उसको उल्टा साबित करो कि ये बात थोड़ी ना है। तो अब मुझे बताओ, कविता में पावरफुल तो है, स्ट्रेंथ तो है टाइगर में, लेकिन उसको मेनली कहाँ बताया गया है? जू में बताया गया है। तो काउंटर करना है इस बात को, है ना? ये बात कहीं उल्टी साबित हो रही है। कैसे? द पोएट एक्नॉलेजेस दैट द टाइगर इज अ पावरफुल बीस्ट, ये तो बताया है, लेकिन यहाँ लेकिन वर्ड जरूर आएगा। इट्स स्ट्रेंथ इज नो लॉन्गर इफेक्टिव एज इट इज इन द कैप्टिविटी। तो मैंने काउंटर किया इस बात को कि हाँ, पोएट ने एक्नॉलेज किया कि भाई टाइगर कितना पावरफुल है, लेकिन क्या बात है, उसकी स्ट्रेंथ अब कोई इफेक्ट रहा ही नहीं, उसका कोई प्रभाव रहा ही नहीं, क्योंकि अब वो कहाँ है? कैप्टिविटी, यानी वो बंधन में है, कैद में है। नाउ द टाइगर स्ट्रॉल्स विद इन द लिमिट्स ऑफ द सेल, hears the siren of the police patrol vehicles and stares at the shining stars। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉल्स विद इन द लिमिट। स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? जितने उसकी सेल, जितने उसका जो पिंजरा है उसकी लिमिट पे बस इधर 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 उधर घूमता रहता है, और रात में पुलिस पेट्रोल के सायरन को सुनता है, एंड आखिर में जो है चमकते हुए तारों को घूरता रहता है। तो काउंटर बात हो गई नहीं, स्ट्रेंथ से तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। टाइगर वो जिसको घूमते भागते दौड़ते फिरते रहना चाहिए, वो एक जगह बैठा हुआ है ना? इट नाइदर अटैक्स द प्रे नॉट डज इट स्नाल एंड टेरराइज द विलेज। तो उल्टी चीज हो गई। पावरफुल यानी उसको प्रे को अटैक करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, विलेज वालों को डराना चाहिए, लेकिन इनमें से अभी वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने इस बात से क्या किया? स्टेटमेंट को काउंटर किया है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाता है हमारे लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से, जो कि हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है ना, आई नो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 to 6 मार्क्स के, तो इसमें मैम लिखना कैसे है? तो आप इसमें थोड़ा स्मार्टली आंसर दिया करो। बात वही होती है, सवाल वही होता है, लेकिन लिखने का तरीका होता है। तो आप क्या पैराग्राफ्स में डिवाइड करो पहली बात तो, और एक ही चीज़ को दोहराओ नहीं, ठीक है? क्योंकि आप कभी कोई भी चीज़ दोबारा पढ़ोगे, आप भी इरिटेट हो जाओगे, तो सेम चीज़ एग्जामिनर के साथ होगी। तो आपने क्या करना है? डिवाइड कर देना है कि पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा या दूंगी, फिर मैं एक्सप्लेनेशन, फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो ऐसे पैरास में आप डिवाइड करके इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो फटाफट से पढ़ते हैं पहला सवाल। लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। कमेंट, यानी फ्रीडम, आज़ादी से प्रेम एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है हर जीव का। कोई भी जीव हो, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ। तुमने अगर कोई पेट पाला हो, नया पेट हो, उसको आदत नहीं हो, तो कितना परेशान होता है। उसकी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना। कहीं ना कहीं आपने कोई बर्ड पाल रखी हो, या फिर आप छोड़ दो, घर में कोई बच्चा होगा ना छोटा सा, उसको बंधन में रख दो, हैं, उसको कहेंगे एक आप छोटे से उसके बेड पे लगा दोगे, नहीं, उसको वहां से बाहर निकलना है। उसको कहीं भी बंधन होगा वो आवाज़ करने लगेगा, अरे नहीं, सोचो वो तो बच्चा है, वो तो अभी तो उसकी उम्र ही क्या हुई, होगा भी नहीं है वो, लेकिन उसको एक इंस्टिंक्ट है, उसको अंदर से एक पता है कि यार आज़ादी सब कुछ है, मुझे बंधन में क्यों बांधना है ना, मुझे क्यों करके रखा है ना। तो वैसे ही लव फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए जो प्रेम है ना, वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अब इसलिए कमेंट करो। तो बोले मैम कमेंट करना मतलब क्या होता है? जैसे हम यूट्यूब पे कमेंट करके जा रहे हैं, ऐसे कमेंट करें। कमेंट का मतलब ये होता है कि इस बात को, जो तुमने कविता पढ़ी है ना भाई, उसके हिसाब से इसको एक्सप्लेन करो। तुमसे मांगा जा रहा है 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 लाइनें मत लिख के आओ। अब पूरे चैप्टर में आज़ादी के लिए जो बात की गई है, बंधन के लिए जो बात कही है, उसको एलैबोरेट करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है? क्योंकि बच्चों को लगता है मैम इतना सा सवाल दे दिया, क्या आंसर लिखे इस पर, क्या कमेंट करें? नहीं, आपको ये बात एक्सप्लेन करनी है, फ्रीडम क्या है। फिर आपने जो कविता पढ़ी है उसके संदर्भ में आप बात करेंगे, है ना, कि इस कविता में फ्रीडम के लिए ये बताया गया है, ठीक है? सो अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया ना कि आप पैराग्राफ्स में डिवाइड करो। तो मैंने इंट्रो से स्टार्ट किया कि पहले मैंने थोड़ा फ्रीडम के बारे में बताया। इट इज ट्रू, मैंने कहा ये बात सही है भाई, दैट लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग इन दिस यूनिवर्स। फ्रीडम इज लाइक, थोड़ा आप आज़ादी के बारे में बोल सकते हो ना यार, दैट फ्रीडम इज लाइक्ड बाय एवरी लिविंग बीइंग। हर जीव को आज़ादी पसंद है। नो वन वॉन्ट्स टू लिव एज अ स्लेव और इन कैप्टिविटी। कोई भी एक स्लेव की तरह, यानी एक बंदी की तरह या बंधन में नहीं रहना चाहता है, राइट? नाउ अब आपको फिर मैंने कहा है मेन एक्सप्लेनेशन पे। व्हाट इज मेन एक्सप्लेनेशन?
जो आपने कविता या पाठ पढ़ा है उसके अनुसार अब आप उत्तर दो. So the tiger in this poem has been kept in a cage. He feels helpless and yearns for freedom. तो इस कविता में टाइगर को एक केज में रखा गया है. feels helpless and yearns. yearns यानी किसके लिए चाह रखता है वो? आजादी के लिए. He could neither rest nor walk freely while in the cage. तो वो बंधन में ना तो वो आराम कर पा रहा है ना वो चल पा रहा है, यानी बहुत ही खराब सी स्थिति हो गई है उसकी. He ignores visitors as he knows that none of them will help him to be a free being. और वो आते जाते विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसे पता है उसकी मदद कोई भी नहीं करेगा. How could he be happy living in the cramped space where there is no space to move, no open area, no prey to stalk and kill as is available in the natural habitat. तो हम वही कह रहे हैं कि वो कैसे खुश हो सकता है एक क्रैम्ड यानी इतनी सी सिकड़ी सी जगह में जहाँ चलने की जगह नहीं, जहाँ उसे कोई शिकार नहीं मिले, जैसे वो अपने जंगल में फ्री घूम सकता है, वादियाँ देख सकता है, अलग अलग मौसम को एंजॉय कर सकता है ना, अलग अलग एडवेंचर आ सकते हैं उसके जीवन में, ताज़ी हवा ले सकता है, वो सब नहीं है. तो बेचारा कैसे खुश रहेगा इस जो है ना पर्टिकुलर स्थिति में. His wistful stare at the shining stars in the sky reflects his desire to be free. यहाँ पे wistful का मतलब क्या होता है ना, stare का मतलब होता है घूरना, wistful यानी उम्मीद भरी, है ना. होता है ना हम किसी को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, है ना, जैसे आप हमें देखते हो, अरे मैम आप हमारा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, तो उम्मीद होती है ना. तो वैसे उस टाइगर की एक उम्मीद थी. वो इन शाइनिंग स्टार्स को इस उम्मीद से देखता है कि कहीं ना कहीं उसकी डिजायर का मतलब सबको पता है क्या होता है, उसकी जो इच्छा है आज़ाद होने की वो रिफ्लेक्ट होती है उसकी आंखों में. एंड वी एज ह्यूमन बींग्स शुड अलाउ फ्रीडम टू ऑल अदर क्रीचर्स एज एवरीवन yearns फॉर फ्रीडम. और हमें एज ह्यूमन बींग्स, क्योंकि भाई हमने ही रखा है कैप्टिविटी में, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम महान नहीं है. देखो ह्यूमन बींग्स की ये बहुत ही खराब हैबिट है कि वी ऑल फील कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम में इतने सेंसेस हैं, हम सब बना सकते हैं. सही बात है, लेकिन देखो एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, जिसे हमें बनाया नहीं उसे हमें उनसे कुछ भी छीनने का हक नहीं है. तो कुदरत में जितनी भी चीज़ें हैं सब फ्री हैं, तो वी डोंट हैव एनी राइट कि हम उन पे जो है ना उन क्रीचर्स पे बंधन डालें. राइट, उनकी अपनी लाइफ है, अपने सेंसेस होते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें फील कर सकते हैं. राइट, सो वी एज ह्यूमन बींग्स शुड अलाउ फ्रीडम टू ऑल क्रीचर्स एज एवरीवन yearns फॉर फ्रीडम, क्योंकि सबको आज़ादी कहीं ना कहीं चाहिए. क्लियर बात हुई कैसे हमने शुरू में आज़ादी को थोड़ा एक्सप्लेन किया एंड देन हमने इस पर्टिकुलर पोम से रिलेटेड बातें की. इस टाइप से लॉन्ग आंसर लिखोगे अच्छे से जो है ना आपको आराम से भी नैया पार हो जाएगी. ठीक है, चलो क्वेश्चन 2. Is it right to confine wild animals into cages? Why or why not? Again, this is a value-based question. Value-based यानी आपको अब अपना दिमाग लगा के बताना है कि क्या ये बात ठीक है कि वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को केज यानी पिंजरे में रखना चाहिए. Why or why not? तो इन सवालों में बोलो मैम अगर हमसे सवाल पूछे, हमारी सोच तो हमको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप ना सीधे से इंग्लिश में, लिटरेचर में बैलेंस्ड आंसर दिया करो. बैलेंस यानी ना ही एक तरफ ना ही दूसरी तरफ, लाइक एक बेसिक आंसर दिया करो, एक बैलेंस्ड आंसर, जिससे जो पढ़ रहा हो वो भी संतुष्ट हो आपके आंसर से. ठीक है, चलिए. सो पहले हमने क्या कहा, इट इज़ नॉट राइट टू कन्फाइन वाइल्ड एनिमल्स इनटू केजेस. ठीक है, कि उनको बंधन में रखना सही नहीं है. वाइल्ड एनिमल्स आर मेंट टू लिव इन दी वाइल्ड. अरे उनका नाम ही वाइल्ड है क्योंकि उन्हें वाइल्ड यानी फ्री जंगलों में रहना चाहिए. दे आर नॉट मेंट टू बी केज्ड एंड डिस्प्लेड इन दी जूज, यानी उनको जू में आप एक डिस्प्ले, क्यों ना, जस्ट अपने क्या बोल सकते हैं, एक इमेज की तरह रख दिया. उन्हें आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और बढ़िया फोटो वोटो खिंचा के जा रहे हैं. वी ऑल नो दैट द मैजेस्टिक स्पीशीज ऑफ टाइगर इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. अब हमें ये पता है कि जो मैजेस्टिक स्पीशीज है टाइगर की, इट इज़ ऑन दी वर्ज. वर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ की कगार पे होना, है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ज? कगार. किसकी कगार पे? एक्सटेंशन यानी खत्म होने की, इनकी स्पीशीज कम होती जा रही है. राइट, सो देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन दे यूज्ड टू रोम प्राउडली एंड फ्रीली इन द जंगल. एक समय ऐसा होता था जब वो जंगल में बिल्कुल नहीं शेर की तरह घूमते थे, बाघ की तरह घूमते थे. दे आर नॉट मेंट टू लिव अ लाइफ इन कन्फाइनमेंट. दे ऑल्सो हैव द राइट टू फ्रीडम लाइक ऑल अदर बींग्स. तो उनका भी हक है कि वो भी आज़ादी से जिए. कन्फाइनमेंट लीड्स टू डिप्रेशन एंड मिजरी. और कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये जानवर, भाई देखो किसी को तुम बंधन में रख दोगे ना, तुम भी, जब देखा होगा कोई एग्जाम की तैयारी करता है एक इंसान 2-3 साल वहीं बंद के एक ही कमरे में रहता है, तो बहुत अजीब हो जाता है इंसान, उसको डिप्रेशन एंजाइटी होने लगती है. तो सेम जानवरों के साथ भी होता है. Moreover, their offsprings lose the hunting capabilities as they are not trained to hunt in the wild. Offspring का मतलब क्या होता है? उनके जो बच्चे होते हैं, है ना. अब टाइगर का बच्चा पैदा हुआ, देखो बच्चा तो देख के सीखता है. अब उसके माँ बाप हंटिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको भी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो वो टाइगर की जगह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ना ऑपोजिट हो जाएगा. फिर तो टाइगर ही क्यों कहेंगे उसको. टाइगर पावर दर्शाता है, उसको हंटिंग ही नहीं आएगी वाइल्ड में, जो उसका एक्चुअल काम है.
सो एज अ रिजल्ट दे वुड नॉट बी एबल टू फीड देमसेल्फ, और इसी कारण वो भूख, क्योंकि ये मैंने बताया ना टाइगर कार्निवोर है, उनका ये कुदरती है कि वो हंट करके खाते हैं, राइट। तो वो खुद को फीड नहीं कर पाएंगे, है ना, भूखे रहना पड़ेगा, तो इस तरह से कहीं ना कहीं स्पीशीज जो है एक्सटेंड होती जाएंगी। फर्दर मोर यानी आगे ऐड करते हुए हम कहते हैं कन्फाइनिंग वाइल्ड एनिमल्स डिस्टर्ब्स द होल इकोलॉजिकल बैलेंस। हमेशा मैंने कहा है इकोलॉजिकल बैलेंस कुदरत में जैसा चलता है, कुदरत से छेड़छाड़ करेंगे तो हमें भी दिक्कत आएगी, और इंसानों को आ ही रही है दिक्कत है भाई, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज कितना चल रहा है, राइट। सो वी शुड दस लेट द एनिमल्स रन फ्री इन द वाइल्ड, दे बिलोंग टू द फॉरेस्ट एंड नॉट इन द केज। तो इस हिसाब से आप अपने व्यूज एक बैलेंस तरीके से यहाँ पे दर्शा सकते हैं। क्लियर है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द सेशन फॉर MIQs। उम्मीद करती हूँ आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो वीडियो अगर पसंद आता है ना यार, तो उसे लाइक एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे कि हम ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। अब एक चीज़ बता दूँ हमारे चैनल के बारे में, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल जो है ना, सारे वीडियो लेक्चर्स देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आपकी जो क्लास 10 की तैयारी है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। बस करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक दी होगी, आप उस पर जाओगे, आपको क्लास 10 के सारे वीडियोस इंग्लिश के सीक्वेंस वाइज अरेंज मिलेंगे, चैप्टर एंड पोएम्स। दूसरा काम, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, तो जो भी वीडियो आता है उसका आपको अपडेट मिलता जाएगा। ये सारे बोर्ड्स कंप्लीटेड है। यहाँ तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको एक्सेस करना ईजी होगा, है ना, www.magnetbrains.com पे। वहाँ पे आपको सभी टाइप के वीडियोस देखने को मिल सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, एंड आई नो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे होंगे, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी ज़रूर फॉलो करें सभी अपडेट्स के लिए। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।